अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। माशाल्लाह एक सुपरस्टार टीचर है हशमत सर, जिन्होंने आपको जोश और खरोश में एकदम भर दिया है। और इंग्लिश के काफ़ी अच्छे अच्छे गुर सीखे आपने। इंशाल्लाह 80 में से 80 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगला कदम हमारा इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल यानी मैथ्स 1। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं सबका मैथ्स उर्दू में ही है। पक्का? या दूसरी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ेगी? नहीं ना? चलो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोगों ने इतनी इज्जत से नवाजा और इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी जब मैं आ रहा था। और ये सब जो है ना अल्लाह ताला की जो है करम नवाजी है। देखिए भाई, एक अलग चीज़ से आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं जो है पढ़ाता हूँ वो बहुत पहले से पढ़ाता हूँ। लेकिन हमने जो प्लेटफॉर्म का शुरुआत की थी, जिसके ताल्लुक से पहले भी बताया गया, ये आप सोच रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना में शुरू हुआ होगा। ऐसा नहीं बेटा, हमने तालीमी साल 2017 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था। वो ये सोच के शुरू किया था कि जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी स्कूल से वाबस्ता नहीं है, जो कोई ट्यूशन नहीं जाते, गरीब घराने के हैं, एफर्ट नहीं कर पा सकते, लेकिन एक ठीक ठाक मोबाइल रखते हैं, अगर वो घर बैठे पढ़ना चाहें तो उनको ऑनलाइन कुछ मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। उस सोच के साथ जो है वो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और माशाल्लाह वो एक बीज बोया गया और आज वो बुलंद बाला दरख्त, एक फलदार दरख्त बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तजावुज़ कर गई है। और शायद आप ही लोग वो बच्चे हैं जो उसको देखते हैं और सराहते हैं हमारे काम को। और हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं। देखिए जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसकी ख़ास बात देखिए आप, जब आप ऑफलाइन तरीके से टीचर से मुखातिब होते हैं, जब पढ़ते हैं, तो आप कोई भी चीज़ 1 से 2 मरतबा पूछ सकते हैं, 2 से 3 मरतबा पूछ सकते हैं, मुश्किल से 5 मरतबा पूछ सकते हैं। 6ठी बार अगर आपने पूछे तो फिर आपकी खैर नहीं है ना। टीचर फिर आपको बोलेंगे नालायक, ध्यान देने नहीं होता तुझे। लेकिन ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म पे और आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। आप 10 बार देखो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे जो तालीमी वीडियोस है वो बार बार देखेंगे, क्योंकि बार बार देखते रहने से इयादा होता है, रिवीजन होता है। इसीलिए ये जो चीज़, जो कोरोना वबाई मर्ज आया था उस दौरान, जब तालाबंदी का दौर था और सारे जो तालीमी अदारे बंद हो गए थे और फैसला ये लिया गया था हुकूमत के ज़रिए कि भाई अब ऑनलाइन तालीम पे फोकस किया जाएगा, तो उस वक्त ऐसा था कि मुझसे बेहतरीन टीचर्स जो पढ़ाते हैं माशाल्लाह हर अपने अदारों में, लेकिन उनके पास ऐसे अप्लायंस नहीं थे या ऐसे एपरेटस नहीं थे जिससे ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जब मैं वीडियोस वगैरह बनाया करता था मैं, तो शेयर करना होता है ना उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तो हम जब शेयर करते थे तो कुछ लोग एतराज़ करते थे उसको कि भाई ये सब शेयर नहीं करने का। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई जब कोरोना आया, सब चीज़ बंद हो गई, स्कूलें वगैरह बंद हो गई, कोई जा नहीं सकता, तो उस वक्त ऐसा हो गया कि भाई बारिश हो रही है और छतरी सिर्फ वसीम खान सर के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो जो एतराज़ कर रहे थे उन्होंने बोला सर आपकी जो वीडियोज़ थे ना वो मुझे भेजो ना, मुझे मेरे स्कूल के ग्रुप में भेजना है। मैंने बोला आप है ना चैनल पे जाइए, वहीं से कॉपी करके भेजिए। अब मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि जब मैं आपको भेज रहा था आपको शायद अच्छा नहीं लगा वो, तो कोई बात नहीं। अब आप जैसा कि सब आपके लिए ही है, और बिल्कुल भी किसी तालीमी वीडियोस देखने के लिए पैसे देना नहीं पड़ते, लेकिन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और एक तरीका मिल चुका है कि अब हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं घर बैठे। और इनफैक्ट हम टीचर्स भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो हम खुद ऑनलाइन पढ़ते हैं, और माशाल्लाह वो एग्ज़ाम पास भी किया हमने, जो कि बिल्कुल फ्री, एक पैसा देना नहीं पड़ता। तो आप भी जो है पढ़ सकते हैं।
तो बहरहाल ये तो था हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ताल्लुक से, और अब हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपके सामने पीपीटी जो है शुरू होने वाली है। आप सबको जो है पेपर पैटर्न तो पता ही होगा, पता है ना सबको, है ना? क्योंकि कैसा है कि आपने काफ़ी सारे इम्तिहानात दिए हैं। पहला शशमाई इम्तिहान दिया आपने फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें भी आपने पेपर देखा होगा, सॉल्व भी किया आपने। आपकी स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम या प्रिलिमिनरी एग्जाम भी हुए होंगे, है ना? आपने दिए होंगे, यानी पेपर दे देके आपको अभी थोड़ी सी एग्जाम के ताल्लुक से एकदम प्रिपेयर हो गए होंगे, है ना? तो आज का सेशन कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जादू की छड़ी घूमेगी और सब जो नहीं पढ़ते थे वो अब पढ़ने वाले बन जाएंगे, या सब जो नहीं, जिसको कुछ नहीं याद था वो सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके टीचर्स ने पहले से ही आपके ऊपर मेहनत की है। जोरदार तालियां सिर्फ आपके टीचर्स के लिए जिन्होंने खूब मेहनत करके आपको पढ़ाया। मैथ्स में आप में से कोई फेल तो नहीं होगा, सब पास होने वाले हैं। तो सब पास होने वाले हैं, ये खुशखबरी दिया है भाई, इस पे तो ताली बनती है। और हमको सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे नंबरात से पास होना है, ताकि जैसे सर ने कहा कि एक ही मिशन, अच्छी कॉलेज में एडमिशन। तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए या होने के लिए आपके मार्क्स उतने होने चाहिए जो उसका इनटेक कैपेसिटी होता है उस कॉलेज का। तो आपके परसेंटेज पर डिपेंड करता है, परसेंटेज मार्क्स पर डिपेंड करता है, और मार्क्स जो है आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं। अब जितना भी मैं आपको बताता जाऊंगा मैं, उसके अंदर एक बात ज़्यादा कोट होगी, एक बात ज़्यादा बताई जाएगी, वो ये कि बोर्ड इम्तिहान से पहले पहले जितना हो सके आप उतने पर्चे हल कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी स्कूल के पर्चों के अलावा दूसरे यानी प्रीवियस बोर्ड के पेपर जो होते हैं, PYQ जिसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपने सॉल्व किए होंगे, किए हैं ना? वेरी गुड। नहीं किए हैं तो अभी जब आप घर पर जाएंगे तो टाइम टेबल लगाइए, बाकायदा वक्त को सामने मद्देनज़र रखते हुए पर्चे को सामने रख के हल करेंगे। याद रखेंगे आपके पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो MCQ का होता है, सबको मालूम है MCQ बेस्ड होता है ना। उसमें पूरे पर्चे के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो उसमें आसान सवालात का जो तनासुब है वो 40% है। 40% है, मतलब कितने परसेंट हमको पास होने के लिए चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो फेल होने का टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, A और B। A में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीर मुतबादिल सवालात, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ये उमूमन आपके दरसी किताब की जो मजमुआ सवालात होती है वहीं से बनते हैं ये, और किताब से ही होते हैं, बाहर से नहीं होते। याद रखिए, सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 3 तक जितने भी सवालात होंगे वो आपकी किताब से ही पूछे जाएंगे, बाहर से नहीं रहेंगे। समझ में आई बात, है ना? और इसके बाद अगर देखेंगे, आपको हर सबक का वेटेज पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स के सबक इम्तिहान में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, सबक नंबर 1 है 2 मुतगरी खतीम साथ, ये ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स का है। हाँ, विद ऑप्शन। विद ऑप्शंस मींस मतलब जितने आपको करने उससे ज्यादा, कुल मिला के 60 मार्क्स का पर्चा बनता है। आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा होते हैं ना, देखे होंगे आपने। इसी तरह से मुरब्बई मसावात भी 12 मार्क्स का है, और हिसाबी तसावुद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स। मालियाती मनसूबंदी या माशी मनसूबंदी एक ही बात होती है। ये 8 मार्क्स के सवाल इसमें होंगे पेपर में। एहतिमाल से भी 8 मार्क्स के सवाल पूछे ही जाएंगे, और शुमारियात जो है आपका 12 मार्क्स का होगा। अब हर बच्चे का है ना एक सबक बहुत फेवरेट होता है, ऐसा आपका भी है क्या? हर बच्चे का होता है। जब भी मैं जब 10वीं क्लास में था, सन 2005 में पास हो गया था मैं, तो उस वक्त हमारे दरसी किताब में एक सबक हुआ करता था सनाई आदाद। आपको तो पता नहीं होगा, उसमें ना 1 + 1 10 होते थे, बाइनरी नंबर्स। जब आप 11 में जाएंगे ना, साइंस से अगर पढ़ेंगे गलती से, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा वो फेवरेट सबक था।
और एक ऐसा सबक जिसके अंदर ना मेहनत बड़ी कम लगती है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में मेहनत ही नहीं है, याद ही नहीं करना। वैसे मैथ्स 1 में भी है, देखो गेम वाला सबक है ये वाला, एहतिमाल है ना, एहतिमाल। इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन बोली गई बात को ना उसमें उल्टा करना होता है। जैसे उसमें समझ लो एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर एक सिक्का 3 मरतबा उछाला जाए, अब बच्चे बोलेंगे सर हमने तो तीन सिक्के 1 मरतबा उछालने वाला सीखे, वो याद है हमको, एक सिक्का 3 मरतबा उछालने वाला नहीं पता, वो भी उतना ही होता है। SSS से लेकर TTT तक आप लिखेंगे, नमूना वसत की जो नुकात की जो तादाद होगी वो 8 आती है उसमें, है ना। तो ये लिखने आपको आना चाहिए, और जब आप ये नमूना वसत अगर बराबर बना लेंगे तो उसके बाद जो पूछे गए सवालात है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल होता है यहाँ पर ये सबक एहतिमाल। तो आपने अगर आपके पास इसके मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, कौन सा सबक कितने मार्क्स का, तो ये आप लिख लीजिए। बढ़े आगे, देखिए ये पेपर पैटर्न है, याद रखिए जितने आपके किताब के जो सवालात है, अगर वो आप तमाम असबाब अच्छे तरीके से पूरी मेहनत के साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करते हैं, तो आपको ना, अगर आप सही सही हल करते हैं तो आपको 29 मार्क्स मिलेंगे, 29 मार्क्स। जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 मार्क्स आपको लेना ही लेना है MCQ में, 4 मार्क्स ये ज़िमनी सवालात होते हैं, इसमें 5 आते हैं, 4 आपको करने होते हैं यहाँ पर, है ना। फिर सवाल नंबर 2 में एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आपकी किताब में कुल मिला के 38 एक्टिविटीज़ है, कितनी है 38, और ये 38 एक्टिविटीज़ आप अगर एक दिन में 2-2 हल करते हो तो 19 दिन में तो आराम से हो जाएंगे, और एक दिन में 3-3 सॉल्व करते हो तो और जल्दी हल हो जाएंगे, एक दिन में 5-5 हल करेंगे तो और जल्दी हो जाएंगे। जितने भी खाली बॉक्सेस वाली एक्टिविटीज़ होती है ना, बॉक्सेस फिल करने होते हैं, तो जिसमें 4 बॉक्स फिल करने वो 2 मार्क्स का, और जिसमें 6 बॉक्स फिल करने वो 3 मार्क्स की। तो याद रखिए ऐसी कुल मिला के आपकी दरसी किताब में 38 एक्टिविटीज़ है। अगर आपने मुसम्मम इरादा कर लिया तो आज के आज बैठकर ही पूरी एक्टिविटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने निसाब पूरा पढ़ लिया है तो। बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम के ऐन वक्त में जागते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन जब दोस्त और सहेलियां जब पढ़ रही होती हैं तो फिर थोड़ा सा ट्रैक पर आ जाते हैं, फिर दूसरों को देख के पढ़ना शुरू करते हैं। तो उस वक्त आपको प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब अगर अभी भी कोई नींद से बेदार नहीं हुआ है, तो अगर अभी समझ लो उसने शुरुआत की, तो उसका काम सिर्फ यही है कि आप सवाल नंबर 1, 2 और 3 में पूछे जाने वाले सवालात की प्रैक्टिस करिए, और जितना हो सके पर्चों को हल करें। पर्चे प्रीवियस ईयर के कहाँ से मिलेंगे ये सब बताया जाएगा आपको, बस पूरे इत्मीनान के साथ आप बैठे रहिए और पूरी तवज्जो के साथ सुनते रहिए, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, आप आसानी से पास हो सकते हैं। देखो सवाल नंबर 3 में भी एक ही एक्टिविटी करनी होती है, 3 मार्क्स की आती है, 2 आते हैं उसमें क्वेश्चंस, याद रखिए। और कौन सी एक्टिविटी आ सकती है एग्जाम में ये भी बताया जाएगा। इस वक्त आप बस किताब सामने रखना, आपको पेज नंबर बोले जाएंगे, आप उस पर टिक करते हुए भी चल सकते हैं, है ना। अभी नहीं निकालना है, अभी नहीं, इत्मीनान रखिए। सवाल नंबर जो 4 होता है ना बेटा, 3 का बी जो होता है ना, इसमें 4 सवालात आते हैं, 2 करने होते हैं, और हर सवाल 3 मार्क्स के लिए होता है। तो 3 मार्क्स के कौन कौन से सवालात हैं जो आपको करने ही करने हैं, और इस सवाल में किस सबक से सवालात पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ध्यान देंगे बेटा, हाँ, तवज्जो के साथ सुनेंगे। देखिए सवाल नंबर जो 4 और 5 है, ये आप जानते ही हैं कि ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होता है, बट सिलेबस पर बेस्ड होता है, यानी आपके निसाब पर मबनी होगा, लेकिन आपकी किताब से बाहर का होगा। किताब से बाहर इन दैट सेंस कि वो हो सकता है ओल्ड बुक से आए, आपके पिछले जो बुक्स हुआ करती थी वहाँ से आपको जो है बना के दे दिया जाए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे जो पेपर सोल्यूशंस मौजूद है, आपको पता ही होगा, नवनीत पेपर सोल्यूशंस हैं, पासबान तालीम है, आप इनके जो पेपर्स है वो आप हासिल कर सकते हैं। उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब जितना पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल आप हल करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा आप जो है क्या कहते हैं उसको, कि आपके अंदर से ना एग्ज़ाम का डर जो है ना, एग्ज़ाम फियर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी जो
कलम है ना, वो आपके जो हाथ है बर्क रफ्तारी से चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। और टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा मैं, किस सवाल को कितना टाइम देना है ना। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर आप वक्त बचाने लग जाते हो। जैसे 10-10 मिनट देना होता है असल में इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को, ए को और बी को, वो तो आपके 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। इतने आसान सवाल बोर्ड इम्तिहान में आने वाले इसके अंदर ना। इसमें देखो सवाल नंबर 4 में होता है ना, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 4 या 12, आपको 8 मार्क्स के करने ही करने होते हैं। अगर आपको टॉप करना है मैथ्स में, 40 में से 40 मार्क्स लाने हैं, तो आपको तीनों सवाल करने होंगे वो। क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई एक आधा सवाल अगर गलत हो जाए, तो आपका दूसरा जो सवाल है वो चेक होके आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो इस तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं, मतलब वो तरीका इस्तेमाल करते हैं कि भाई चलो अगर एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो मैं दूसरा भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, है ना। तो ये वाला, और ये टेक्स्ट बुक से बाहर का होता है। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट मीन्स जिस चैप्टर के ताल्लुक से, वैसे बहुत से बच्चों से मुझे जो है मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो मुझे पता चला कि बच्चे ना माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4 को बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितने लोग मुश्किल समझते हैं? ऑलमोस्ट सभी, हाथ नीचे। देखिए भाई, क्या आपको जमा करने आता है, नफी करने आता है, ज़रब करने आता है, तकसीम करने आता है, तो वो सबक आप कर सकते हैं। क्योंकि उस चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन कोई भी देखें, कोई भी क्वेश्चन अगर उस चैप्टर का 4.1 से लेके 4.4 तक, मजमू सल नंबर 4A 4B तक, हर क्वेश्चन में सिवाय जमा नफी ज़रब तकसीम के कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हरकत की तीसरी मसावत लग रही है, उसमें बड़ा रॉकेट साइंस लगाया जा रहा है उसमें, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप देखेंगे और वो पेपर में आने वाले हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना। जब एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आप देख लो, तो हमारे बच्चे ना बड़े ओवर एक्साइटेड होते हैं। क्या होता है कि ना, जब देखे, अभी सेशन में देखे, सर ने बताए अब ये बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो खुशी के हमारे, अरे तो वही है जो सर ने दिया था, वो आए थे ना चश्मे वाले, ये वही है। खुशी के हमारे ना भूल जाते, हल कैसे करने का ये। तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है, नॉर्मल बिहेव, हाँ ये वही है, नॉर्मल बिहेव करना है। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग जितने भी है ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नॉर्मल थोड़ा सा रहा करें, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए एग्जाम में भी। आपने किया है क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेबस सेम है, तो सारे क्वेश्चंस आपके हाथ के नीचे से अगर निकलेंगे तो जाहिर सी बात आपको नजर तो आएंगे ही बोर्ड इम्तिहान में, है ना। फिर सवाल नंबर जो 5 इस वक्त देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 2 आते हैं, 3 मार्क्स का होता है, और इतना आसान होता है ना, यहाँ से 3 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं कन्फर्म। आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, नक्शे में देख के आंसर देना, ऐसा बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आने वाला है। यस, वाह वाह, एक बार फिर से करना। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ देखिए देखिए, बताता हूं मैं कहां कहां से आएगा। एक तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 मुतगय्यरी खती मसावात से एक ऐसी तरसीम आने वाली है जिसको देखकर आपको जवाब देना है। और सबक नंबर 6 से सवाल आएगा, ये सवाल नंबर 5 में। यहां शुमारियात से एक सवाल आने वाला है, उसमें एक तरसीम बनी रहेगी, उसको देख के जवाब देना है आपको। एक बार डायग्राम बना रहेगा, ये या ताद्दुदी मुनहनी बनी रहेगी या ताद्दुदी कसीर ज़िले बनी रहेगी, उसको देख के जवाब देना है। आपके 6.4 में पहला ही क्वेश्चन है वो आ सकता है। या फिर एक दायरवी तरसीम बन के आ जाएगी, उसमें ना बिल्डिंग बनाने में जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, सीमेंट, मजदूर, है ना, और क्या होता है लोहा, और क्या है ईंटें, हर एक का मरकजी जाविया दिया रहेगा और उसमें से किसी एक का कुल खर्च दिया रहेगा। तो पहले आपको टोटल खर्च पता करना पड़ेगा, तो 3 मार्क्स में यहाँ पूछा जाएगा। और ऐसे सवाल नंबर 1 में भी बने थे। अगर आप थोड़ा सा मुआयना करेंगे आसपास के जो पेपर सोल्यूशन वगैरह जो मिल रहे हैं, उसमें 5-5 पेपर दिए गए हैं। मैं वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, ये
नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो बुकलेट होती है, इसमें जो 5 पेपर दिए गए हैं, अगर उसको उतना भी अगर आप हल कर लेते ना बेटा, तो आपके माशाल्लाह मार्क्स आएंगे। एक ही नाम गूंजेगा स्कूल में आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, आप सवाल जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में देखो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एकदम डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। साबित कीजिए वाले उस पर मबनी आएगा, और ये आता ही है खास करके मैथ्स 2 में। साबित कीजिए वाले क्वेश्चन है ना, सवाल नंबर 3 के बी में ही आते हैं। जितने भी मसले हैं, थ्योरम्स, सवाल नंबर 3 के बी में ही आएंगे वो। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 के ए में भी एज एक्टिविटी में भी देखा गया है, ममासी कतात का मसला वगैरह, है ना। फिलहाल अभी हम मैथ्स 1 पढ़ रहे हैं। और सवाल नंबर 4 पर किताब से बाहर के लेकिन निसाब पर मबनी थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। इससे इस सवाल से आपकी इस्तिताअत पता चलती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना, उसको जो है क्रिटिकल थिंकिंग आती है या नहीं आती है, मतलब सोच दिमाग पे जोर देके उसको सॉल्व करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके की जो सवालात है इसमें पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 5 में ये इतने से, जैसे नामुकम्मल शक्ल, नामुकम्मल जो है तरसीम, या एक टेबल रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा, जैसा मियानिया मालूम करना सबको आता है, 3 तरीके होते हैं। तो हो सकता है मफरूजा मियानिया तरीका का टेबल अधूरा होगा, हो सकता है वस्तानिया मालूम करने का जो इज्तिमाई ताद्दुद होता है ना, लास्ट में जो कॉलम बनता है जिसमें ताद्दुद के ही नंबर को लेके ऐड करते जाते नीचे, वो अधूरा होगा, टोटल अधूरा होगा उसका। सबको फॉर्मूले पता है मियानिया मालूम करने के, वस्तानिया मालूम करने के लिए ना। अभी पूछेंगे हम, सेशन होगा, है ना। आपने अब तक जो है सर से सवाल पूछा, अब मैं सवालात पूछूंगा यहाँ पर, है ना। तो अंदाज़े कदर, रियाजियाती सूरत, या हो सकता है सवाल नंबर 5 में एक ऐसा सवाल आएगा जो कि आता भी है, 2019 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, कि 2 मुतगय्यरी खती मसावत पर मबनी एक ऐसा सवाल बनाइए कि 2 मुतगय्यर में से एक मुतगय्यर का जवाब 10 सम आए, 10 साल आए, 10 रुपए आए, 10 किलोग्राम आए या 10 किलोमीटर आए, लेकिन 10 आंसर आना चाहिए। सवाल बनाना है आपको। देखो मतलब लेवल कहाँ तक पहुँच गया। अब तक जो है सवालिया पर्चों में सवाल आते थे, आपको जवाब लिखना होते थे। किसी वक्त एक बच्चे ने पूछा था, सर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्या कि सवाल लिखे हम और मार्क्स मिले हमको। देखो आज पॉसिबल हो गया वो। अब तुमको सवाल लिखना है, सवाल लिखने पे 1 मार्क्स मिलेंगे और उसको सॉल्व करने पे 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से 3 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे सवाल नंबर 5 में। तो इसी तरह से मुरब्बई मसावत पर मबनी भी एक सवाल आता था कि मुरब्बई मसावत पर मबनी एक इबारती सवाल इस तरह बनाइए कि मुतगय्यर की जो कीमत होगी वो 8 साल, 8 रुपए या 8 किलोमीटर या 8 जो है उसका हजम, ऐसे कुछ भी, यानी क्वांटिटी 8 ही होना चाहिए, उसका 8 आंसर होना चाहिए मुतगय्यर की कीमत का। ऐसे सवाल आपके पेपर में बनने ही वाले हैं, गारंटीड। आपके स्कूल के इम्तिहान में भी जो है शायद वो पूछा गया होगा सवाल। देखिए ये टाइम मैनेजमेंट है, 10 मिनट सवाल नंबर 1 को देंगे आप, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप टाइम बचाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 2 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, या शायद 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे सवाल नंबर 1 का ए। इसी तरह से सवाल नंबर 1 का जो बी होगा वो भी 10 मिनट के लिए। देख रहे हैं आप, ये टाइम मैनेजमेंट आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप नोट कीजिए कि इस सवाल को कितना टाइम देना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के सवालात मुझे मिलते हैं। बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर किस सवाल को कितना टाइम देना है। देखो भाई, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जो दिया गया टाइम लिमिट है ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से करेंगे आप, उससे ज़्यादा तेज़ी से आप उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए बार बार मेरे बोलने में भी यही बात आ रही है कि आप मश्क करें, और मश्क से जो है ना आपको ऐसा है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, समझे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, एक सैंपल सवाल लिया मैंने। 2 मुतगय्यरी खती मसावत पर मबनी एक इबारती मिसाल इस तरह बनाई है कि इनमें से एक मुतगय्यर कीमत 10 रुपए, 10 मीटर, 10 साल या 10 अफराद आना चाहिए। तो सबसे पहले ये इसका सोल्यूशन मत देखो, देखो करना क्या है, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। जो भी नंबर आपको आंसर लाना है आप उसको एक साइड में लिखेंगे, भाई 10 आंसर लाना है। 10 को करेंगे आप डबल, क्या करेंगे, डबल करेंगे, है ना। तो 10 का डबल कितना हो गया, 20 हो गया। फिर आप सवाल बनाएंगे कि, और जो मैं बता रहा हूं ना आइडिया वही करना,
क्योंकि ये थोड़ा सा आसान तरीके से मार्क्स निकालने का तरीका है। फिर आप सवाल ये बनाएंगे कि 2 आदाद की जमा 20 है और 2 आदाद का फर्क 10 है, वो आदत मालूम कीजिए। सवाल आपने बनाया, 1 मार्क्स आपको मिल गया। फिर आप 2 आदत क्या बोलेंगे, वो x और y। पहली शर्त क्या होगी, x जमा y बराबर 20, क्योंकि आपने 2 आदत की जमा 20 बोला ना, 20। इसी तरह से आप दूसरी मसाद बनाएंगे, फिर बाद में तो आपको सॉल्व करने आता ही है, तो उस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मुरब्बा मसाद का भी सवाल आता है। यहाँ से सवाल पूछा गया था एक बार, बच्चे जो है थोड़े से सोच में पड़ गए कि बोला गया कि मुरब्बा कालिब का दर्जा बताइए। क्या होता है दर्जा, वहाँ लिखा हुआ है देखो, क्योंकि इसमें 2 सुतून, 2 उफ़क़ी कतार, 2 उमूदी कतार होती है ना, 2x2 मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। जब आप 11th क्लास में जाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसी मुरब्बा कालिब को मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के जरिए आप जो है पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये इसमें 2 उमूदी कतारें और 2 उफ़क़ी कतारें होती है। इनको जब सॉल्व करते तो ये मुरब्बा कालिब की कीमत आपके पास आती है। सिर्फ यही सवाल पूछा गया है एक बार बोर्ड इम्तिहान में, बोला गया कि इसका दर्जा क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं और सबको, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको आता होगा ये करने के लिए। आपका फेवरेट सवाल क्या है, क्रैमर्स रूल, क्रामर का उसूल। क्या करते हैं, इसमें जितने भी जरीब होते हैं, दी गई मसावत के जो जरीब होते हैं, उन तमाम जरीबों को इस मुरब्बा कालिब में लिखा जाता है। अभी यहाँ 2 मसावत है, आपकी किताब का यही है ना। उसमें देखो पहली मसावत है 3x - 2y = 3, दूसरी मसावत है 2x + y = 16। अब यहाँ जरीब क्या होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जरीब ही नहीं पता। देखो जरीब मतलब जो मुतगय्यर है ना, उसके साथ में लिखा हुआ नंबर। तो ये पहली मसावत है, इसीलिए पहली उमूदी कतार में पहली जो उफ़क़ी कतार होगी उसमें नंबर आएंगे। तो 3 और -2 यहाँ आएंगे, 3 और -2 यहाँ पे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -2 आएगा। इसी तरह से दूसरी मसावत के x और y के जो जरीब होंगे 2 और 1, तो वो यहाँ आएंगे 2 और 1। फिर उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आंसर लाते हो, है ना, तिरछी ज़रब करते हैं ना आप। और याद रखिए 1 मार्क्स में ये सवाल भी बनता है, आपको dx और d की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसे भी सवाल 1 मार्क्स में आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 के ए में एज ए एक्टिविटी। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ये मसावात खती मसावात है क्या, P/Q फॉर्म में है ना, कसर की सूरत में ना, तो पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा। खती मसावात उसको बनानी पड़ेगी। जब खती मसावात आप उसको बना देंगे तो आपको एक मुतगय्यर फर्ज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो n और m है, दिख रहा है n और m, तो n और m की मदद से फिर आप उसको खती मसावात बनाएंगे, फिर उसको जो है जरीबों को यकसा करेंगे। याद रखिए 2 मुतगय्यरी खती मसावात को जब हल करते हैं तो उसको हल करने के 3 तरीके हैं, देखा है तो 4 तरीके हैं। एक ग्राफ का तरीका भी है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी उसके जरीब रहेंगे तो आप ग्राफ के तरीके से मत हल करने जाना। पहला तरीका है एलिमिनेशन मेथड, यानी इखराज का तरीका। आपके टीचर ने बताया होगा। इखराज में क्या करते हैं, मसावात को सेम बनाते हैं। नंबर को सेम कब बनते हैं, जब उसको किसी नंबर से ज़रब किया जाता है ना, और फिर उसको जमा या नफ़ी किया जाता है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो एक मुतगय्यर को मार कर दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करने के तरीके को इखराज का तरीका कहते हैं। समझ रहे हैं। दूसरा तरीका है इस्तब्दाल का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको, यानी किसी एक मुतगय्यर को कीमत मानकर दूसरे मसावात में रख देना, फिर मुतगय्यर की कीमत मालूम करना, उसे इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं। इससे भी हल कर सकते हैं। जितने भी इबारती सवालात है खास करके इस इस्तब्दाल के तरीके से ही सॉल्व किए जाते हैं। आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.5 है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे कि छोटा अदद बड़ा अदद वाला पहला सवाल, वो सवाल है, उम्र वाला सवाल है। इन तमाम सवालात में इस्तब्दाल के तरीके से हल करने से जल्दी आंसर आता है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड है और क्रामर्स का उसूल है। तो इस तरह से 4 तरीके हैं 2 मुतगय्यरी खती मसावात को हल करने के। अच्छा, अब मैं इसका, मुझे कोई आंसर दे सकता है, सिर्फ रेज हैंड करना जिसको आता है, मसावात जिसको बनानी आती है। ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में आ सकती है क्वेश्चन नंबर 3 के ए में या 2 के ए में। हाँ भाई खड़े रहिए भाई प्लीज, बताइए। पहले तो पढ़िए, मेरी मौजूदा उम्र 1 साल है, मैं सलीम हूँ, और मैं सलीमा हूँ, मेरी मौजूदा उम्र 22 साल है।
तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है, यहाँ पर सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगने से 8 साल कम है, तो मसावत क्या बनेगी? यहाँ दुगने से 8 साल कम है, तो दुगना किसको करना है? देखो माइक में बोलिए भाई प्लीज। सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 कम है। वाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अभी मसावत बताओ। सलीम कौन है? एक्स है। सलीमा कौन है? वाई है। दुगना किसका करना है? सलीमा का, तो 2y हो जाएगा, होएगा। अब 8 साल कम है यानी माइनस, तो 8 तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x, यानी सलीम की उम्र बन जाएगी। ऐसे करना है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। आपकी स्कूल में तो करे होंगे आपने, है ना? जो करा हुआ है वही है, हम सिर्फ रिवीजन करवाने आए, एक तरह से आपका जो सरसरी मुताला करने आए हैं। अच्छा, ये वाला तो बड़ा आसानी से बता देंगे। कौन बताएगा? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़के हाथ उठा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोल बेटा, बोल बोल भाई, जरा देना। हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं सही है, हाँ अच्छा माइक में बोलो। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। x जमा y बराबर 25। वेरी गुड, क्योंकि देखो सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ बोला है। मजमुआ यानी जमा, यानी जो दोनों मुतगय्यर है दोनों को जमा कर देना है। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे घुमा के अगर पूछूं या थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं जुमले को, तो बना पाएंगे? दोनों की उम्रों का 4 गुने का फर्क जो है 32 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सलीम और सलीमा की उम्रों के 4 गुने का फर्क 32 है। देखो वो पीछे रेज हैंड हो रहा है बच्ची का, बोलिए। देखो भाई, आपको अगर मसावत बनाने आ गई तो इस सबक के आप इबारती सवालत आसानी से कर सकते हैं। 4x सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। 4x नफी 4y बराबर 32। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां हुई। यानी आपको सवाल में जिस तरीके का बयान दिया जाएगा उसको बगौर पहले पढ़ना है, उस शर्त को, तो ही आप जो है ना मसावत बखूबी बना पाएंगे। अच्छा, ये एक बच रहा है, 1 मिनट। देखो 4 साल कब्ल यानी 4 साल पहले, तो जाहिर सी बात 4 साल पहले तो दोनों छोटे होंगे ना, सलीम भी छोटा होगा, सलीमा भी छोटी होंगी। तो 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। इसको आप रियाजियाती सूरत में कैसे तब्दील करेंगे? बताइए। ढूंढना नहीं है बुक में, कुछ लोग है ना सब ऐसे नहीं, बिना देखे अगर बताएंगे ना तो जरा ज्यादा खुशी होगी। बताइए। 4 साल पहले तो दोनों की उम्र में से 4 साल माइनस होंगे। सलीम भी छोटा था तो x माइनस 4, सलीमा भी छोटी थी इसलिए y माइनस 4, और 3 गुना कौन है? 3 साल कम कौन है? 3 साल कम कौन है? सलीमा। बेटे सलीमा की उम्र कम है ना 3 साल। देखो 4 साल कबल सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम है, तो छोटी तो सलीमा हुई ना रे बाबा। हाँ, तो x माइनस 4 माइनस 3 ऐसे लगेगा ना। अच्छा, सलीम x है ना, हाँ, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 माइनस 3 ऐसे लगेगा उधर, इधर ब्रैकेट में ही आएगा। और याद रखिए, स्कूल में जब एक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे ना तो पहले इक्वेशन लिखना, फिर पेन से बॉक्स बनाना। समझ रहे हैं? बच्चे सवाल करते हैं कि सर एक्टिविटी बॉक्स पेंसिल से बनाना है या पेन से बनाना है, तो मैं यही बोलूंगा भाई पेन से बनाइए, पेन से बनाइए। और कब बनाएंगे? पहले मत बना देना, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग काफी माशाल्लाह बड़ी होती है। अब आपने लिख दिया, वो बॉक्स के बाहर जा रहा है तो बड़ा बेढब लगता है वो। आपको एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है और एकदम अच्छा लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही मूड ऑफ कर दोगे, मुमतहिन का जो पेपर चेक करते हैं, तो मालूम है ना, क्योंकि हर एक टीचर को ना 2-2, 3-3 हज़ार पेपर चेक करने होते हैं। और अगर कुछ मामला तो उनके घर में ऐसे हो गए और गुस्से में किसी ने चेक किया तो पूरा कत्लेआम नजर आता है वो पेपर में।
है ना। तो इसके लिए आपको अपने पेपर के जरिए खुश करना है टीचर को, साफ सुथरा अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन, बिना काट छाट के, बिना ओवर राइटिंग के आपको लिखना है। तो पहले आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, पहले आप लिख लेंगे, देन फिर आप पेन से बॉक्स बनाएंगे। वैसे आप एग्जाम में स्टेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में आता है ना 15-20 रुपए का, उसमें देखो गोला बना होता है, मुस्ततिल बना होता है, मुरब्बा, हाँ वैसे, या फिर आप स्केल से भी बना सकते हैं आप, समझे। और पेन से बनाएंगे आप, किससे बनाएंगे? पेन से बनाएंगे। सबको पता है सवाल, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, पिक्चराइजेशन हो सकता है पेपर के अंदर, आपको उसकी बुनियाद पर जो है ना आपको मसावात बनानी होगी। सबको मालूम है एक डिजिटल क्लॉक है और ये एनालॉग है ना, क्लासिक वॉच है। दो किस्म की घड़ियां हैं, दो किस्म की घड़ियां मतलब दो मुतगैरी खती मसावात। बहुत से बच्चे सवाल ये भी करते हैं, सर इबारती सवालात पढ़ के मालूम कैसे चलेगा कि वो सबक नंबर 1 का या 2 का है ना? है ख्याल आता है ऐसा? आता है या नहीं आता है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये पीरियड कब तक चलेगा, है ना। गुदुदाने मैदान में हालत जंगी सी पेश है, ऐसा है क्या? नहीं ना। थोड़ा सा सब्र कर लो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला। अभी सबक नंबर 1 पे चल रहे हैं, ऐसा करते करते मैं पूरा आखिर तक ले जाऊंगा आपको मैं। और फिर जो है हम कुछ क्वेश्चंस भी टिक करेंगे जो आपको हू बहू पेपर में नजर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये नोट वाला सवाल आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, ये सवाल नंबर 3 के ए में आ सकता है कि कहां पर? क्वेश्चन नंबर 3 का ए में। और हां याद रखिए, जब एक्टिविटी सॉल्व करेंगे ना, बहुत से बच्चों का एक रुझान होता है, क्या होता है मालूम है? बच्चे वो स्टेप भी लिखते हैं जो यहां बोला नहीं गया है। और ऐसे बच्चों को है ना हम पेपर चेक करते करते ना ऐसा बोलते हैं ये बहुत डेढ़शाना है, ज्यादा गौ दिखता है ये। अरे जितना बोला गया उतना ही सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपके पास टाइम कम होता है, 2 घंटे ही होते हैं आपके पास। आप सोचेंगे कि मैं ये भी पूरा लिख देता हूं, ये भी पूरा मैं लिख देती, इधर लिखे हुआ नहीं दिख रहा। जितना बोला गया है उतना, जितना बोला गया है उतना, ज्यादा नहीं करना है। ये सवाल बोर्ड वाले का बड़ा फेवरेट है, अगर ये नहीं आया ना नाम बदल देना अपना। के वाले सवालात के बिना पेपर अधूरा होता है। सवाल नंबर 2 के ए में कंफर्म, या फिर सवाल नंबर 2 के बी में क्या बोला जाता है मालूम है? एक मुरब्बई मसावात दी जाती है और एक मुतगैर की कीमत दी जाती है, और मुसावात में ना कोई एक खास अदद होता है। जैसे देखो ये के दिया हुआ है, ये के की कीमत क्या होगी? 2 मार्क्स का सवाल होता है। वेरी गुड। ऐसे कुल मिला के किताब में कितने सवाल है पता है? विथ सॉल्व एग्जाम्पल, विथ 7 सवाल नहीं हल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो जब पढ़ने बैठो तो ऐसा सोचो कि भाई आज इस टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी, है ना। तो ऐसे जितने भी सवाल मिलते हैं आपको, जहां कहीं से मिलते हैं उसको सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा खुद के अपने आप पर। अच्छा, सवाल क्या ये नजर आ रहा है आपको? सबको नजर आ रहा है? पक्का? ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलो नहीं नजर आ रहा, मैं पढ़ता हूं। 2 मसावात दी गई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। ये हमजात मसावातों में अगर ए एन बराबर नहीं है बी एम के, तो दी हुई हमजात मसावातों का सिर्फ 2 हल है, लाता हल नहीं है, या एक मुश्तरिक हल है। चुनिंदा बच्चे जवाब दे रहे हैं, एक हल है। हाँ देखो, स्लो बोलेंगे तो भी जवाब वही रहने वाला है, आराम से कोई एक बोलेगा तो भी जवाब वही रहने वाला है। सुनिए सुनिए बेटा, तवज्जो के साथ सुनिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, है ना। ध्यान से सुनिए। इस चीज के लिए आपकी दरसी किताब में कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। यकीन आ रहा है आपको?
आपकी दरसी किताब में ऐसी मसावातों का हल कैसे पहचानेंगे, ऐसा बाकायदा वाज़ेह तौर से लिखा हुआ नहीं है। तो एक स्लाइड आने वाली है, आप उसका इमेज ले लेना या तो लिख लेना। देखिए, जब भी कभी दो हमजाद मसावातों में से, बेटा सुनिए, सुनेंगे बेटा तवज्जो के साथ, जब भी कभी दो हमजाद मसावातों में अगर ए और बी का तनासुब बराबर नहीं आता है तो उसका मतलब होता है मुनफरिद हल है, यानी वो यूनिक सोल्यूशन है। यानी इसका तशरीही सबूत अगर आप देखेंगे या तसव्वुराती या खाका अगर देखेंगे तो ये मसावात एक दूसरे को कता करेंगे किसी एक नुक्ते पर। ये सवाल नंबर 5 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था और एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स के लिए बना था। सेम कॉन्सेप्ट पर, इसी एक कॉन्सेप्ट पर ही 2 अलग अलग तरफ सवाल पूछे गए थे। सोचो अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो कितने मार्क्स आपके कवर हो रहे मालूम है? एमसीक्यू में 1 मार्क्स और पीछे वो 5वें का 3 मार्क्स का सवाल, यानी 4 मार्क्स कवर हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और आने वाला है पेपर में कंफर्म, गारंटी, थप्पा, डन, ये पेपर में है सवाल। ये मसावात आपको दी जाएगी, उसमें आपको बोला जाएगा 3 मार्क्स के लिए अगर सवाल अगर आया तो आपको 2 हमजाद मसावतें आएंगी। बोला जाएगा कि तय कीजिए कि दिए गए हमजाद मसावतों के हल क्या है और उनकी तस्वीरी सबूत या तशरीही सबूत लिखिए। अब बच्चे ना थोड़ा सर खुजाने लग जाएंगे, खास करके लड़के। तशरीही सबूत तो अपन ने साइंस 2 में पढ़े थे ना, हाँ, ये मैथ्स में कहां से आ गया? तशरीही सबूत का मतलब होता है कि उसका फिगर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आपने तो सिर्फ 2 मसावतें हल करना सीखा है, हाँ, इसको मसावत को सही बनाते, इसको काटते, ये आता है इसका, फिर उसको किसी मसावत में रखते, फिर दूसरा भी आ जाता तो हल हो जाता, यही सीखे हमने। लेकिन ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये वाज़ेह तौर से अपनी किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो इसका नोट करना आपका बनता है। उम्मीद आपने नोट कर लिए होंगे इसको, है ना? नहीं करे? कर लो। देखिए, अगर दोनों हमजाद मसावातों के जो जरीब है वो बराबर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब होता है ये लातेदाद हल है। दोनों मसावतों का हल क्या है? लातेदाद है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि दोनों मसावतें जो है ना वो एक के ऊपर एक बन गई है। क्या बन गई है? एक के ऊपर एक बन गई है, यानी मुंतबिक कर लिया। मतलब अगर उसको, उस मसावत को अगर ग्राफ पे बनाएंगे ना तो एक के ऊपर एक बन जाएगी, एक के ऊपर एक बन जाएगी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे, मुंतबिक कर लेंगे, ढांक लेंगे। अपने मुतमासिल वाली प्रॉपर्टी तो पढ़े होंगे ना, मुतमासिल किसको बोलते हैं? 9th क्लास में आपने सबक नंबर 3 पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, मुतमासिल का। मुतमासिल उसी को बोलते हैं जिसकी लंबाइयां सेम होती है, जिसकी जाविये की पैमाइश सेम होती है। अब हम तो अलजबरा पढ़ रहे हैं, तो दो खुतूत मुंतबिक या मुतमासिल कब होंगे? जब दोनों की लंबाइयां सेम हो जाएंगी, एक दूसरे के एक के ऊपर एक बन जाएंगी। तो इसकी जो तरसीम बनेगी या इसका जो ग्राफ बनेगा लातादाद हल का, वो एक के ऊपर एक बनेगा। याद रखिए ये बात, भूलना नहीं इस चीज को, एग्जाम में आने ही वाला है कंफर्म। उसके बाद अगर दो दी गई हमजाद मसावातों में, अगर दो दी गई हमजाद मसावातों में ए और बी का तनासुब सेम आ रहा है, लेकिन जो बराबर के एक तरफ होते ना आदाद, यानी सी मुश्तरिक अरकान, उनका तनासुब अगर इक्वल ना है तो ऐसी मतावात का कोई हल होता ही नहीं है। मतलब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, वो मुतवाजी बन गए। वो क्या बन गए? यानी इनका जो तशरीही सबूत बनेगा वो मुतवाजी बनेगा। यानी ग्राफ पे अगर वो जो मसावतें जब बनाई जाएंगी, प्लॉट की जाएंगी उसके पॉइंट, तो मुतवाजी बन जाएंगे, वो कता नहीं करेंगे। और जो मसावतें कोई कता नहीं करती तो उनका कोई हल ही नहीं होता। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है कोई हल नहीं, दिख रहा है? इसका मतलब क्या होता है? और ये कंफर्म 4 मार्क्स के लिए इस कॉन्सेप्ट पर सवालात बनेंगे। एक सवाल नंबर 1 में बनेगा और एक सवाल नंबर 5 में आएगा 3 मार्क्स के लिए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो आपका फेवरेट सवाल है, फेवरेट सबक है मुरब्बई मसावत। इसमें आपको कोई मसावत दे दी जाए तो ए बी सी कीमत निकाल सकते हैं ना आप? किससे मवाजना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ए और
बी और सी, ये जो तीन अरकान जो ज़रीब होते हैं मुतगय्यर के, इन्हें हकीकी आदत कहते हैं, गिनती वाले नंबर होते हैं। याद रखिए कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो ए जीरो हो गया, समझ लो, देखो यहां पर मसावत है, ये मुरब्बे मसावत है, इसका अगर ज़रीब जीरो हो गया तो वो दर्जे वाला जो मुतगय्यर है खत्म हो जाएगा। ये दो दर्जे वाला मुतगय्यर खत्म हो जाएगा तो ये मुरब्बे मसावत कहलाएगी। इसी तरह से पहचानते हैं कि मुरब्बे मसावत कौन सी है। तो बताइए, ये मुरब्बे मसावत है, पांचवा पॉइंट, m+2 m-5। अगर आपने 8वीं क्लास बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ी है, 9वीं क्लास में भी अगर आपने कसी रुकनी पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आप इसको पहचान सकते हैं। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। पहले एक m से इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को, फिर +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मसावत बनेगी जिसमें दर्जा 2 आएगा, यानी मुरब्बे मसावत है। अच्छा बताइए, ये मुरब्बे मसावत है ये वाली? क्यों नहीं है? दर्जा 3 आ गया ना, और हमारा मकसद क्या है? मसावत का दर्जा सिर्फ 2 ही होना चाहिए। अच्छा ऊपर वाला ये नंबर 3 क्यों नहीं? इधर तो है ना दर्जा 2। 1 मिनट बेटा खड़े रहे, व्हाइट शर्ट खड़े रहो बेटा। बताओ ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये मुरब्बे मसावत क्यों नहीं है? नहीं बेटा, वाज़ेह जवाब कैसा देना चाहिए मालूम है? सर ये मसावत खती नहीं है, ऐसा इसमें p/q फॉर्म है, 1/y है ना। हमने क्या पढ़ा है? ax² + bx + c = 0, ऐसा पढ़े ना? ऐसा पढ़ेगा a/b x² b/c, ऐसा पढ़े नहीं ना? यानी कसर में नहीं होती मसावत, खती होती, खती। तो खती मसावत बनाने के लिए इस y को हटाना पड़ेगा, और इस y को हटाने के लिए मसावत को y से ज़रब करना पड़ेगा। जब y से ज़रब करेंगे ये y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y की स्क्वायर का y³ हो जाएगा, तो ये मुरब्बे मसावत रहेगी। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, जब ऑप्शन आएगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा, है ना। अच्छा ABC की कीमत भी निकाल सकते हैं आप, माशाल्लाह सबको आता है। अज्जा ज़रबी भी कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना। अज्जा ज़रबी 3 तरीके से हैं, एक सन्नाटा सा छाया गया, 3 तरीके से कैसा? हमको तो एक ही तरीके से पढ़ा है। देखो 3 टाइप के हैं। पहली, अगर आप यहां गौर से देखेंगे, देखिए बेटा, अगर इस मसावत का जो पहले नंबर पे x² + 5x - 2, इसका अज्जा ज़रबी अगर आप करेंगे तो देखो आप, ये x² के बाजू में नंबर नहीं है, यानी एक का ज़रीब क्या है? 1 है ना। तो ऐसी मसावती भी आती है जिसमें a का नंबर 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो आपका काम क्या बनता है कि a का ज़रब c से करेंगे। पहले आप a का ज़रब c नंबर से करेंगे। अच्छा a और c मालूम है ना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ज़रीबों की बात कर रहे हैं। तो x² का जो ज़रीब होगा, या ऐसा मुतगय्यर जिसका दर्जा 2 है, उसका ज़रीब और मुश्तरिक रुकन का ज़रीब का ज़रब करेंगे तो जो नंबर मिलेगा फिर उसके जज़र आपको निकालने होंगे, और चेक करना होगा कि ऐसे 2 नंबर मिले जिनको जमा या नफी करने पर बीच वाला नंबर आपको मिले। तो ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप देखो क्या है, जिसमें सिर्फ 2 ही रुकन दिए जाएंगे आपको, जैसे कि n² - 36। जज़ाकल्लाह। देखिए भाई, n² - 36 या x² - 25, याद रखिए ऐसी मसावतों में बीच में माइनस रहेगा। और यहां पर जब 8वीं क्लास में आप थे तो आपने 5वां सबक पढ़े होंगे, तौसीज़ ज़ाब्ते। सर हम लोग 10वीं के गाइडेंस लेक्चर में आए हुए, तुम 8वीं का कुछ निकालो मत इधर, है ना। ऐसे पॉपअप निकले हुए दिख रहे तुम्हारे, कॉमिक बुक्स में रहता पॉपअप रहते थे ऐसे, जो बच्चे ख्यालात में क्या सोचते हैं नजर आ रहे, पुंग 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 पुंग। कि हम 10वीं के लेक्चर में आए हुए हैं, 8वीं की बात तुम मत निकालो, हमारे राज अफशा मत करो। जो अफशा रहेंगी वो खुश हो जाएंगे अभी। देखो जब भी कभी ऐसे सवालात आपको नजर आए और बोला जाए अज्जा ज़रबी, तो है ना हमारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी स्कूल में जो पेपर हुआ था उसमें तो मसावत बड़ी थी, वहां तो आसानी से कर लिए थे अपन ने, ये कैसा करने का? जजर किसके निकालेंगे? बीच वाला तो नंबर दिख रहा भी नहीं यहाँ पे। अल्लाह, फिर वहां पर ये एक्सपांशन इस्तेमाल होगा बेटा, a² - b² = a + b और
ए माइनस बी। नजर आ रहा है कि पीछे बड़ा बड़ा लिखा मैंने एकदम। अब ये आपका ए हो गया है ना, ये आपका बी हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बस इसको एक्सपांशन ऐसा है, एक बार जमा में लिखना है, एक बार नफी में लिखने का, ऐसे। समझा? ऐसे एग्जाम में आए हैं सवालात और बच्चे प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से छोड़ देते हैं, जबकि बहुत आसान है वो। कितने लाइन का था? 2 लाइन का, 2 ही लाइन का था और 2 मार्क्स का सवाल था वो। सवाल नंबर 2 के बी में पूछा था, मुंदरज़ील मुरब्बी मसावत क्या जायज़ा भी कीजिए, यानी मुतग़य्यर की कीमत मालूम कीजिए। समझ में आया? बढ़े आगे। हाँ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड वालों का बड़ा फेवरेट है, ये आ चुका है पहले भी। अब यहां पर है ना, जजर देख के बड़े घबरा जाते हैं, सर जजर है उधर, कैसा करेंगे? अरे आपका जो मुमय्यज या ममीज मालूम करने का जो तरीका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे वो समोसा डेल्टा डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने उसकी नौयत मालूम करना भी सीखे हुए, सीखे ना? तो उसका जो फॉर्मूला है उसी में बस ABC की वैल्यू निकाल के कंपेयर करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। फिर जो बड़ा फॉर्मूला ना, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, क्या बोले? तुम पूछ रहे होंगे ना, कौन सा फॉर्मूला? श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो जाब्ते के तरीके में इस्तेमाल होता है, और मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितने बैठे सब बच्चे, सबको पता होगा ये फॉर्मूला, है ना? तो उसकी कीमत मदद से आपको जो कीमत मालूम करनी है। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 3 में पूछता ही है, 3 मार्क्स के लिए। और देखो ये तुम्हारा फेवरेट, नौयत मालूम करना। अगर डेल्टा की कीमत समझ लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डेल्टा कहते हैं हम, है ना, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसकी कीमत अगर प्लस में आ गई तो इसका मतलब होता है जजर हकीकी है लेकिन गैर मसावी। तो मसावी कब होंगे? जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। जब समोसे की वैल्यू 0 आएगी, है ना, समोसा है ट्रायंगल, है ना, डिस्क्रिमिनेंट यानी मुमय्यज, क्या बोलते हैं उसको? मुमय्यज या बोलते हैं ममीज, बोलते हैं ममीज बोलते हैं ना। हाँ, जरा इलाके के लिहाज से जो है ना, थोड़ा सा लोगों का अंदाज भी अलग रहता है बोलने का। हमारे यहाँ कुछ भी बोलते हैं, पागल है। अच्छा, अगर माइनस में आ गई तो कीमत, क्योंकि हकीकी अदद हम जमा वाले अदद को बोलते हैं, है ना। देखो यहां माइनस में, अच्छा 0 आ गया तो हाँ, जजर हकीकी है लेकिन और मसावी भी है। तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं और इसमें भी के मालूम करने वाला सवाल आता है ऐसे। देखो नौयत भी मालूम करना है और ये भी मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता ही है, 4 डब्बे भरने हैं ना 2 मार्क्स के लिए, 2 के ए में आएगा। देखिए भाई, नोट करते जाइए, और जिन्होंने मोबाइल लाया वाह वाह माशाल्लाह, कुछ नोट करना, खचर खचर फोटो खींचना है बस। दिख रहा है? ऐसे ही लिखना है आपको। पहले मवाजना करना है, ABC की कीमत निकालनी है, फिर ममीज के फॉर्मूले में लिखना है। अगर विदाउट एक्टिविटी आया तो, यहां फिलहाल एक्टिविटी बेस्ड है यानी सरगर्मी पर मबनी सवाल है, तो इसमें आपको सिर्फ डब्बे भरने हैं, बिल्कुल भी यहां अपनी नहीं चलाएंगे। जितना जहां आ सकता है वही चीज भरेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं डालेंगे। जैसे ना तो मैंने क्या करेंगे मालूम है, इसके बाद एक और स्टेप डाल देंगे, 4 माइनस इसका पूरा मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, वैसे नहीं। जो यहां पर आएगा इन सब का पूरा मल्टीप्लाई करके वही लिखना है आप, समझे? बस। और फिर यहां पर चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 से बड़ी जा रही है या 0 से छोटी जा रही है, उस लिहाज से उसकी नौयत तय होती है। अब ये जमा में 40 आया यानी जजर हकीकी है लेकिन वेरी गुड। अब ये जो पेज है ना, प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले था, इसे जहन में रखिए। एक लड़का बने देखो ऊपर ऐसे, इसे जहन में रखिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैक्सिमम किस्म के सवाल, कुल मिला के 6 मार्क्स के सवाल यहां से बन रहे हैं। कितने मार्क्स के? अब देखो कैसे बन रहे हैं, मैं बताता हूं मैं आपको। जितने भी पेपर आप उठाएंगे बोर्ड इम्तिहान के या आपकी प्रीलिम इम्तिहान के, जिसको प्री बोर्ड एग्जाम भी बोलते हैं,
इसके पर्चे आप खुद की स्कूल के भी हल करें, कोशिश करें कि आसपास की स्कूल के भी अगर ले लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जो है ना एक ऐसे कुएं के बारे में बताने वाला हूं जहां आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं पेपर को डाउनलोड करके। बहुत ही जो है अच्छा ज़रिया है, वहाँ से आप पर्चे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो बेटा, सब यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल भी कोशिश करिए कि तवज्जो बरकरार रहे। एक वेबसाइट है जहाँ अगर आप जाके पर्चे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। याद रखिए, एग्ज़ाम को जब दिन कम बचते हैं ना, तो सवाल जवाब याद करने पर या क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर मत जाइए। आप सिर्फ टाइम लगाइए और एक पर्चा सामने रखिए और उसको सॉल्व करना शुरू करें। देखिए कि 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप पूरे कहाँ तक पहुँच रहे हैं और वो सवाल हल हो रहे हैं नहीं सही, और उसकी तस्दीक आप अपने स्कूल के टीचर से कर सकते हैं। उनको देंगे कि भाई सर देखो, ये हमने पेपर लिखा, इसको हल किया, आप इसको चेक करके बताइए मुझे कितने मिल रहे हैं, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और आपको और कितनी मेहनत करना है, ये पता चल जाएगा। और ये चीज़ एग्ज़ाम से पहले ही पता चल जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत से बच्चे ना एग्ज़ाम में मार्क्स इसीलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनकी उतनी मश्क नहीं होती, इतनी उनकी मश्क नहीं होती। तो देखो, पेपर डाउनलोड करने के लिए HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और बहुत ही सिक्योर वेबसाइट है, कुछ भी वायरस वगैरह नहीं आएगा आपके मोबाइल में। ये देखो, सिक्योर वेबसाइट है, बड़ी मेहनत से तमाम महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम बच्चों के लिए बनाई गई है, जहाँ से बच्चे 7वीं से लेके 10वीं तक उर्दू मीडियम के खास करके हर मज़ामीन के पर्चे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस में, उसका प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हर मजमून, क्या सिर्फ मैथ साइंस की नहीं, हर मज़ामीन के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 सब आपको मिल जाएगा, हिंदी, मराठी। तो देखो, डबल डॉट है, ये नजर आ रहा है ना, डबल डॉट, डबल फॉरवर्ड स्लैश, मैं बोल रहा हूं तो लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिए, HTTPS। वो निस्बत वाली जो निशानी होती है ना मैथ्स में, निस्बत वाली, वो वैसी 2 नुक्ते, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश khansacademy.in, KHANSACADEMY.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, आपको बोर्ड इम्तिहान के 2018 से लेकर 2023 अगस्त तक के पर्चे बड़े साफ और शफाफ अंदाज में मिल जाएंगे आपको। आप बस उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर आपको, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर पेपर कहाँ से मिलेंगे, है ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पेपर जो है जेरोक्स कराने में पैसे ज़्यादा चले जाएंगे, तो आपका जो मोबाइल डिवाइस होगा घर में या कंप्यूटर वगैरह होगा, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसमें आप उसको वेबसाइट को ओपन करें, PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसको सामने रख के उसको सॉल्व करना शुरू करें। आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप जो है आपके पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया ना? तो इस चीज़ को आप जो है नोट करके रख लें। वैसे अगर आप गूगल पे भी जाके सिर्फ खान्स अकेडमी भी लिख देंगे तो भी सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, क्योंकि SEO माशाल्लाह चल रहा है इसका भी फिल वक्त। हाँ देखो, ये तो पढ़ लिया आपने, जजर की नौयत देख लिया आपने। अल्फा बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा 2 जजर होते हैं मुरब्बा मसावत के, है ना। तो यहां पर -b/a और c/a इसके फॉर्मूले होते हैं। कभी भी आपको जो है मुरब्बा मसावत दे दी जाए और उसमें बोला जाए कि भाई इसके जजर का मजमुआ और जजर का हासिल ज़रब का जिक्र उसमें आए, और किसी एक वेरिएबल की या एक मुतगय्यर की कीमत आपको मालूम करने बोला जाए, तो समझ जाना उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। बोर्ड इम्तिहान में मुरब्बा मसावत बनाने के लिए भी आता है, आया है काफ़ी मरतबा, तो उसके लिए आपको अल्फा बीटा चाहिए होता है। और देखो नीचे चौथा ऑप्शन दिख रहा है, ये मसावत आप याद रखेंगे,
एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा जरब एक्स जमा अल्फा जरब बीटा बराबर 0। इस पे सवाल एक ना एक रहेगा ही रहेगा पेपर में, कंफर्म, 1 मार्क्स के लिए। बहुत सारे एमसीक्यूज में एक चारों ऑप्शन में 4 मसावतें दी जाती है और बोला जाता है कि बताइए मुंदरजेल में से किस मसावत के जजरों का मजमूआ 5 है। तो आपको क्या देखना है, जजरों का मजमूआ कहां होता है, एक्स का जरी होता है, नहीं बीच वाला नंबर होता है। तो 5 बीच में जा रहेगा, यानी बी का वैल्यू अगर जहां 5 रहेगा वो आपका आंसर होगा। नफी 5 जमा 5 वो ध्यान से देखना, समझ में ही बात। तो ये सवाल जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पेपर में रहने ही वाला है कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, सबक नंबर 3 पे अगर हम जाएंगे, क्या आपको पता है टोटल कितने फॉर्मूले इसमें, इस सबक में कितने हैं? 3 ही है, 2 है, पीछे से उंगलियां आ रही है, 4, कोई 5 बोल रहा है, कोई दोनों हाथ उठा रहा है, 10 से दिखा रहे हैं, अच्छा 2 बता रहे हैं। अच्छा अभी गिनते जाओ बेटा, अभी मैं फॉर्मूले बताता हूं, गिनते जाओ कितने। अच्छा चलो अभी पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको है ना 1 मार्क्स का सवाल दे रहा हूं ना, 1 मार्क्स का, इस सबक से, हिसाबी तसाउत से। देखते हैं आप में से कौन बिना फॉर्मूला लगाए जल्दी से उसका आंसर बताता है। हाँ, मान लीजिए आपको है ना 1 से 20 जो गिनती के अदद होते हैं, जिसको तबई अदद कहते हैं, इनकी जमा अगर आपको मालूम करनी है, तो जिसको आंसर आता है मुझे बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताएंगे हाथ खड़े करके। 1 से लेके 20 आदत की जमा मालूम करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक मिनट, ऐसे नहीं, माइक जरा इनको देना पड़ेगा। हाँ देखो वो बच्चा बोल रहा है ना एसएन का कौन सा फॉर्मूला, बोल बेटा। हाँ बच्चे सवालात करते हैं कि सर हमको पता नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा लगेगा एग्जाम में, सवाल में पूछते हैं ना, सवाल है कि नहीं सवाल ये। अभी मैंने एक सवाल पूछा है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, 1 से लेके 20 तक के आदात की जमा, तबई आदत की जमा आपको मालूम करनी है। बताइए बेटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? SN, पूरा बोलो फॉर्मूला। SN बराबर n/2 cos में 2a प्लस याद रखना ये सवाल 1 मार्क्स का है। हाँ, इतना बड़ा फॉर्मूला जमा लगाएंगे, n नफी 1d इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, ज़रब d। उतना पूरा हल करेंगे 1 मार्क्स के लिए। मैंने बेटा बता दिया है, देखो सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, सुनिए 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 सुनिए, ए बेटा सुनो। Sn is equals to n/2 bracket T1 जमा Tn। आधा सही है, बैठ जाओ, बताता हूं मैं, देखो सुनो। सबसे पहले तो देखो कोई चीज समझना है तो उसके लिए बोल बेटा। एस ऑफ एन बराबर एन कॉस में एन जमा 1/2। वेरी गुड, तालियां। आपकी दरसी किताब के सफा नंबर 70 पर यह एक्टिविटी दी गई है, मिसाल नंबर 1, जिसमें बोला गया है कि 1 से लेके 20 के तबई आदात की जमा मालूम करने के लिए अब आप क्या करेंगे, वो इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, उसमें फर्क निकालेंगे। सबको मालूम है तबई आदात में 1 का फर्क आता है, तो d बराबर 1 रहेगा। लेकिन उतना लंबा हल करने से अच्छा है कि आप शॉर्टली सॉल्व करो ना। Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n + 1/2। अब मैंने कहा कि 20 अरकान की जमा मालूम करना है, तो 20 जमा 1/2, तो यहां क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 ज़रब 21 यानी 210। अब ऑप्शन में 210 जा रहेगा, उसको टिक कर देना। कितना आसान है, 1 मार्क्स के लिए का सवाल। अब आप बोल रहे थे उसमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1/2d, किसी ने कहा Tn वाला फॉर्मूला। याद रखिए Tn वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास आपको पहला रुक्न और मुश्तरिक फर्क दिया जाए और कोई रुक्न मालूम करने के लिए बोला जाए, तब Tn का फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब पेपर हल करो या क्लासरूम में जब टीचर आपको सॉल्व करवाए, तो उसमें आप तवज्जो दिया करो कि आपको दिया हुआ क्या है और मालूम क्या करना है, क्योंकि उसी को देख के समझ में आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा।
और मेरे हिसाब से ये जो सबक है ना निहायत ही आसान है, अगर किसी ने थोड़ी सी तवज्जो देके ये कर लिया, है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैंने तो तभी आदत बोला ना, अब बताइए कि अगर पहले 20 जुफ्त अदद की जमा अगर मालूम करनी है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? कहां से ला रहे सर तुम, कहां से ला रहे ये? जरा माइक देना भाई, वो बच्ची हाथ उठा रही है। बोलिए बोलिए। n upon 2 ब्रैकेट में n upon 2 2a 2 बार है ना पंडू? नहीं, n upon 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। जुफ्त अदद मालूम करिए। मैंने क्या कहा, ये जो सवाल है 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? मैंने यही कहा कि 1 मार्क्स के लिए आप अस्सलाम वालेकुम। इतना पूरा हल करेंगे जी। वालेकुम सलाम। Sn बराबर n/2 cos में t1 जमा tn। अफसोस ये जवाब भी गलत रहा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बेटा ये फॉर्मूले में ना नीचे से 2 हटा दो, हो गया। सर s of n बराबर n cos में n। यही लगेगा फॉर्मूला। यहां से मैंने 2 हटा दिया, यही लगेगा। जुफ्त तबई अदद की जमा मालूम करने के लिए फॉर्मूला यही है, n ब्रैकेट n प्लस 1। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा नहीं है, हमारे टीचर ने पढ़ाया हमको, वो t1 प्लस t1 tn वाला भी लगेगा और tn का भी लगता था। पहले हम लोग मालूम करते कितने नंबर है और फिर वो लगाते थे फॉर्मूला, है ना, है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, नहीं ऐसा वो नहीं बोल रहा। देखो बेटा वो कब होता था पता है, जब आपको हुदूद नहीं दिए जाते थे, आखिरी नंबर अगर समझ लो दे दिया जाता था या पहला नंबर दे दिया जाता था और आपको बीच में कितने नंबर है वो नहीं पता रहते थे, तब आप पहले टीएन का लगाते थे। याद आया? पहले आप जो है उसके जो अरकान होते थे उसको नंबर देते थे, T1 T2 T3, फिर आप उससे डी की कीमत मालूम करते थे। और डी की कीमत कैसे मालूम करते हैं? आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करने का। डी की कीमत आ गई, पहला रुकना आ गया, फिर टीएन का फॉर्मूला लगाओ तो उससे आपको आखिरी नंबर पता चल जाता था, यानी आपको पता चल जाता कि कितने नंबर्स हैं। फिर आप एसएन का फॉर्मूला लगाते थे। अब उसमें से आप बड़ा वाला लगाओ या छोटा वाला लगाओ। याद रखिए कि अरकान की जमा मालूम करने वाला जो फॉर्मूला है, एसएन के 2 फॉर्मूले हैं बड़े वाले, उसमें दूसरा जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है ये वाला, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपको आखिरी रुकन पता है, जब आपको आखिरी रुकन पता होता है और फिर अरकान की जमा मालूम करने बुलाया जाता है तो ये लगेगा। लेकिन अगर आपको आखिरी रुकन पता नहीं है, सिर्फ पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क ही पता है और अरकान की जमा मालूम करनी है, तब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला बड़ा वाला। वेरी गुड, समझ में आया? लेकिन उसमें लिस्ट में ये फॉर्मूले भी जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला जो है तबाई अदद की जमा मालूम करने के लिए, ये फॉर्मूला जुफ्त अदद की जमा मालूम करने के लिए जी। ऐसा है ना बेटा, कोशिश करने का कि कोई भी चीज़ है ना समझ में हमको तब आती है जब हमारा कंसंट्रेशन, सुनो ना, हमारा कंसंट्रेशन है ना, यानी तवज्जो। मैंने अभी बात किया था कंसंट्रेशन की, याद रखिए कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लीपिंग आवर्स। तवज्जो हमारी पढ़ाई में तब बनती है जब तवज्जो हमारी पढ़ाई में तब बनती है जब हमारे पास, हमारे अंदर या जो हम लोग है ना बराबर नींद लेकर आते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, जरा थोड़ा सा है ना, थोड़ा देर तक यूज़ करते हैं रातों में, गैर ज़रूरी उसमें चैटिंग जो है होती है अनजान लोगों से, जो कि गलत है।
आपको तो पता ही है, अल्लाह के नबी ने भी बोला है कि भाई गैर महरम लोगों से बात नहीं करना है आपको। अब हमारा जो वक्त है ज़्यादा करके गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में, या किसी आजकल बड़े सीरियल चल रहे हैं पड़ोसी ममालिक के, है ना, उसमें चल रहा है, उसमें वक्त सर्फ हो रहा है। इसके लिए आपकी बिस्तर पे जो नींद है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ, उसकी खामियां बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। जब आप देर से सोते हैं तो जाहिर सी बात है आप देर से उठेंगे। जब आप क्लासरूम में आएंगे या आपकी दरसगाह में आएंगे तो वहां पर क्या होगा कि आप नींद के गलबे में होंगे। जब नींद के गलबे में होंगे तो जाहिर सी बात है आपका कंसंट्रेशन बराबर बैठेगा नहीं। बताई गई, समझाई गई, कितना भी बड़ा, कोई इतना भी अच्छा टीचर आपके सामने आ जाए, आपको फिर समझ में नहीं आएगी बात वो। इसके लिए कोशिश ये करें कि आप है ना थोड़े से फिलहाल अभी एकदम हशाश बशाश बैठे, पुरजोश बैठे, क्योंकि ऑलमोस्ट तीन टॉपिक अपने कवर होने जा रहे हैं और अभी 4 टॉपिक अपने और बाकी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह इसी में से पर्चे में आपको नजर आएगा बोर्ड इम्तिहान में। सुन रहे हैं सब? हाँ, तो याद रखिए ये जो फॉर्मूला था ये तबई अदाद की जमा मालूम करने का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो है दूसरा फॉर्मूला जो है ये जुफ्त अदद, तबई जुफ्त अदद की जमा मालूम करने का फॉर्मूला है। और तीसरा मैं जो लिखने जा रहा हूं मैं, वो ताक अदद की जमा मालूम करने के लिए फॉर्मूला है। और ये जो मालूमात है आपकी किताब के पेज नंबर 70 पर दी गई है, 70 और 71। फोटो लेने पहले से बोलने का ना, मैं रेडी तो रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको जो है ना बोर्ड इम्तिहान में कुछ एक तवातिर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका आखिरी रुकन मालूम कीजिए, या आखिरी रुकन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये कितनावा रुकन है। देखिए आप मिसाल नंबर 2 देखिए, आपकी दरसी किताब का ही मिसाल है ये, प्रैक्टिस सेट 3.1 के बाद ये अगर आप किताब में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको एक तवातिर दिया गया है जिसमें कुछ अदद, आप 4 अदद देख रहे हैं। बोला गया कि 560 इसकी लाइन में आता है तो वो कितने नंबर का रुकन होगा, कितनावा रुकन होगा वो। तो ऐसे सवाल को भी हल करने के लिए टीएन का फॉर्मूला लगता है, लेकिन मुश्तरिक फर्क पहले आपको मालूम करना होगा। और जिससे आप कैसे मालूम करेंगे, जैसे आप नॉर्मली मालूम करते हैं, पहले दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस करते हैं, नफी करते हैं, तो डी आ जाएगा। ये फॉर्मूले में डी की वैल्यू रखेंगे और टी एन की जगह पे ये रुकन रखेंगे जो हमको मालूम करना है। आपका मकसद एन की कीमत मालूम करना है, एन की कीमत यानी कितनावा रुकन है। देखिए टी एन की जगह 560 रख दिया गया, यहां से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9n माइनस 9 1 9 है ना, 9 1 9। अब 9 में से 2 चले गए तो 7 बचे ना, वो 7 इधर चले जाएंगे जमा में, तो 567 हो जाएगा। फिर ये जो 9 है एन के पास वाला वो तकसीम में आ जाएगा, तकसीम करेंगे तो 63 एन आ गया, यानी ये 63वां रुकन है। कितना रुकन है ये 63वां रुकन है। तो इस तरीके का सवाल अब तक बना नहीं है पेपर में, हो सकता है अभी इम्तिहान में आ जाए, तो ये याद रखिए आप, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सवाल भी अब तक बना नहीं है, आपको तवातिर दिया गया है और बोला गया क्या इस तवातिर में ये अदद है क्या, 301 अदद। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे हल करना है, सेम फॉर्मूला टीएन वाला, बस इसके अंदर अगर एन की कीमत एक मुकम्मल अदद अगर आती है, एन की कीमत अगर मुकम्मल अदद अगर आती है, यानी एकदम राउंड फिगर में नंबर आता है, जैसे 20 30 है ना, 60 ऐसे आता है, तब आप बोलेंगे कि भाई हाँ ये अदद इसमें आता है। अगर एन की कीमत मुकम्मल अदद नहीं आई है, माने मजबूत अदद नहीं आ रही है, तब समझ जाना कि ये जो अदद है उस तवातिर में शामिल नहीं है। हल वैसे ही करना है, डी की कीमत मालूम करना है, ए और डी आ जाएगा तो टीएन का फॉर्मूला लगाना है, टीएन की जगह पे 301 रखना है। देखो पूरा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और -6 300 में इधर इस तरह से चला जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 जो है 301 में चला जाएगा क्योंकि 301 दिया गया, ये 301 में 1 जमा हुआ 302 हो गया। अब 6 से 302 को तकसीम कर रहे हैं, 302 को अगर 6 से तकसीम करने पर क्या अदद मिलता है,
2 बच जाएगा ना, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 बाकी बच रहा है ना, यानी मुकम्मल अदद नहीं है। 6 से तकसीम पजीर अदद है क्या? नहीं है। मतलब समझ जाना कि ये जो अदद है ये उस तवातिर में शामिल नहीं है। तो देखो ये लिखना पड़ेगा, इस बिना पर दिए हुए तवातिर में 301 अदद मौजूद नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के नुक्ते नजर से ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किताब का है ये 3.1 के बाद 64 ना? हाँ देखो बेटा, ये पेज नंबर 64 पर है ये। इधर वाले बच्चों को शायद ये बोर्ड की वजह से नजर नहीं आ रहा, इसलिए पेज नंबर 64 पे आप देख सकते थे। यहाँ ये वाला है, मिसाल नंबर 3 है। चलिए, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब मुमकिना सवालात है इस सबक से, ये तमाम आपको बताए जा रहे हैं। आप वहां देखेंगे 4 से तकसीम पजीर 2 इंदसी अदद कितने हैं? अब आप बोलेंगे 2 इंदसी अदद मतलब सिफर इकाई 1 दाई, यानी 9 के बाद आने वाला नंबर, 9 के बाद आने वाला नंबर 2 इंदसी अदद होता है। कहां तक रहते हैं? 99 तक रहते हैं। 100 तो 3 इंदसी अदद है ना। तो हमको सवाल पूछा गया कि 2 इंदसी अदद ऐसे कितने जो 4 से तकसीम पजीर है, तो कैसे पता चलेगा? तो 2 इंदसी अदद में 4 के पाले में कौन आता है? 4 दूनी 8 के बाद 4 तिया, तो 12 आपका पहला नंबर होगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चंग 24। ऐसा करते करते 99 तकसीम होता है क्या 4 से? अभी फिलहाल यहां तो लिखा हुआ है ना, तो आप तो बोलेंगे 96। बहरहाल इस तरह से जो सवालात है ना, अलग अलग अदद के हिसाब से आ सकते हैं, अलग अलग जो है अदद के हिसाब से आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4 से तकसीम पजीर है, एग्जाम में आपको आ गया 5 से तकसीम पजीर आदाद, 7 से तकसीम पजीर आदाद, यानी 7 का पहाड़ा चेक करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे 2 इंदसी अदद बोला ना उसने, हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा बोला जाएगा 3 इंदसी अदद कितने ऐसे, तो आपको 100 से चेक करना पड़ेगा। 1000 से पहले 999 तक चेक करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कितने अदद आ रहे हैं। देखो टीएन का ही फॉर्मूला लगा है, कितने अदद आ रहे हैं, तो 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने यहाँ पर 22 है। उसी तरह से जैसे कंडीशन चेंज होगी वैसे तादाद भी बदलेगी। समझ रहे हैं ना? तो मेथड सीखिए बेटा, मेथड। ठीक है, ये आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपके साथ, तबअद के जमा मालूम करने के लिए, ये जुफ्त अदद की जमा मालूम करने के लिए। दिख रहा है फॉर्मूला? SN = n ब्रैकेट n + 1, पेज नंबर 70। ठीक है बेटा, इस सबक में हिसाबी तसाद के अंदर ना इबारती सवालात भी है, प्रैक्टिस सेट 3.4 में। वहाँ से एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बोला गया है कि एक तमाशगाह में या थिएटर में कुर्सियों की तादाद दी गई है। टिक करो उसको, वो प्रैक्टिस करना। और याद है उसमें एक और सवाल है, खान साहब या बाबू भाई है जिन्होंने 8000 रुपए कर्जा लिया है। नजर आ रहे? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात है जो बोर्ड इम्तिहान में आपके बनेंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? यानी सवाल नंबर 2 और 4। सबने टिक किए बेटा? वेरी गुड। तो इस सबक के अंदर एक और चीज है जो बच्चों को है ना जहन में टिक टिक करती है। मैं अभी एक बोर्ड पे एक सवाल लिखने वाला हूं, जिसको आता है सिर्फ रेज हैंड करेंगे, हाथ खड़े करेंगे। नजर आ रहा है सवाल? अच्छा, नहीं नजर आ रहा तो सुन लो। मजमुआ सवालत नंबर 3 में पेज नंबर 79 पर
7वें नंबर की एमसीक्यू। अब पता चला? पीछे पेज नंबर 79 पर, पेज नंबर 79 पर 7वें नंबर की एमसीक्यू। अब पता चल गया ना? मुझे मालूम है उसका आंसर तुमको पता होगा। सवाल पैदा ये होता है कि हल कैसे करना है। तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, उतना लंबा हल करेंगे। याद रखो 1 मार्क्स का सवाल है ये, हैं? सुनिए, मैक्सिमम बच्चों ने ये सवाल जब उनको पूछा गया तो उन्होंने छोड़ दिया, और वो 1 मार्क्स के सवाल के लिए वो आधा पेज वो हल करके देख रहे थे वो एमसीक्यू में। याद रखिए एमसीक्यू के लिए रफ वर्क है ना, आपको बैक साइड में पेज में करना रहेगा। बहुत बड़ी बुकलेट होती है वो, करीबन 19 पेज की होती है वो। उसके ऊपर आपको सप्लीमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, क्योंकि 11 पेज के अंदर भी आप में अगर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन किए तो 11 पेज में ही आप महदूद हो जाते हैं। 11 उसमें 15 तक चले जाएंगे अगर काट छाट भी किए तो, लेकिन सप्लीमेंट की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती वहां पर। तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। और ये जो सवाल है ये महज 1 मार्क्स का सवाल है। बच्चे ना इसको हल कर रहे थे, टीएन का फॉर्मूला लगा रहे थे, पहले एन की 18 रख रहे थे, फिर 13 रख रहे थे, दोनों को माइनस कर रहे थे और बड़े कंफ्यूज थे वो। इधर काट छाट नजर आई मुझे। इसमें एकदम आसान सी बात है, ये जो रुकन दिया गया ना, ये 18 और 13 दोनों को आप माइनस करेंगे और ये डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी क्या है? 5 है और ये 5 है, तो 5 पंजे आंसर 25 आ गया। 1 मार्क्स का सवाल है, सिंपल। यानी जो रुकन आपको दिया गया ना उसी के रुकन को माइनस करना है और उसको मुश्तरिक फर्क से जरब कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मार्क्स का सवाल है, समझ में आया सबके? जिनको पीछे अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो रुकन हमको दिए गए, जो 18वां रुकन और 13वां रुकन, तो वो 18 और 13 को नफी करना है और जो अदद मिलेगा उसको डी से, डी की कीमत से, जो तुमको 5 दी गई उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जरब कर देना है। तो जो नंबर मिलेगा वही आपका जवाब होगा। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला है। नंबर बदल के आएगा। अब बारी आती है तुम्हारा जो मुश्किल तरीन मजमून था, जो बोल रहे थे आप मुश्किल है। आप सब दुकान पे तो जाते ही होंगे ना, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं? जाते हैं सब, जाते हैं ना, सामान खरीदते हैं दुकान से। मान लीजिए आप वो शख्स है जिसने ये सारे सामान खरीदा है। याद रखिए हमारे मुल्क में फिल वक्त जो टैक्स सिस्टम है वो जीएसटी है, अशिया खदमात टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। और हर मद पर, हर चीज पर जो है अलग अलग टैक्स होता है और हर चीज अलग अलग जमरे में आती है। याद रखिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं लाइन पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। कोशिश करो कि आपस में आप बात ना करें, क्योंकि ये जो मुश्किल तरीन टॉपिक फिर मुश्किल रह जाएगा। हाँ, ध्यान देंगे। जितने भी खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर 0% जीएसटी है। कब? जब ये सिलेबस बना था तब, अब नहीं है। तो तुमको अभी फिल वक्त के हिसाब से टिक नहीं करना है। आपको तो पता है ना महंगाई बढ़ी है, हर चीज पे टैक्स लगा है। इवन कि आप जो पेंसिल खरीदते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स है। यस, जो सुबह के वक्त जो दूध की थैली आती है आपके घर में, गोकुल, अमूल, जो भी आप यूज करते हैं, है ना, उस पर भी टैक्स होता है। लेकिन जब ये सब सिलेबस बना था 2013 से पहले का, इसमें जितने भी खाद्य मुद्राएं होती है, यानी खाने पीने वाली चीजें, राशन वाली यानी अनाज वाली चीजें, उस पर 0% जीएसटी है। तो एग्जाम में, बोर्ड इम्तिहान में पूछा जा चुका है ये कि अनाज पर कितना फीसद जीएसटी है। तो याद रखिए 0%। पेज नंबर 82 आपकी किताब का, पेज नंबर 82, 84
82 पे तो ये टेबल है ना, 84 निकालो, निकाले। उसमें देखो बाइफर्केशन दिया गया है, 0% किस पर है, 5% किस पर है, 12% किस चीज पर है, और 18% किस चीज पर है, और 28% किस चीज पर है। अब देखिए यहां पर एक मेरा मोनोलॉग अब शुरू हो जाएगा जिसमें लगातार मुझे बोलना है। याद रखिए पेज नंबर 84 पे जो टेबल है यहां से सवालात बने हैं। एक सवाल बोर्ड इम्तिहान में पूछा गया 2022 के मार्च के पेपर में कि घरेलू गैस सिलेंडर पर कितने फीसद जीएसटी होता है? 5% जीएसटी होता है, 5%। अब जिस किसी ने ये टेबल का मुताला अगर करके गया तो उसके लिए जो इस तरह के जो सवालात होंगे वो बिल्कुल उससे महरूम नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकेंगे कुछ खिदमात भी है, जैसे कि तालीम में, सेहत में, दवाइयों वगैरह में, है ना, और कोई बाहमी सरगर्मियाँ, पानी लाना ले जाना, जैसे टैंकर वगैरह होते हैं ना, पानी का नकलो अमल, जो रास्ते होते हैं, इन सब से गुजरने के लिए आपको जो है अवामी लाइब्रेरी वगैरह, इस पे 0% है। लेकिन 5% किस पे? घर में आपके चाय पत्ती आती है, तेल, शहद, है ना, मसाले, मिठाइयाँ, इन सब पे 5% जो है जीएसटी है। लेकिन खिदमत कौन सी है? जैसे बस सर्विस है, रेल के जब टिकट बुक करते हैं आप उस पर 5% जीएसटी देते हैं आप, और अगर प्लेन में सफ़र कर रहे हैं खास करके इकोनॉमी क्लास वाला, उसमें भी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और एक हाईएस्ट क्लास भी होता है ना, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, और एक अल्ट्रा लेवल की क्लास भी होती है। पता है क्या? इंशाल्लाह आप बिल्कुल मुस्तकबिल में सफ़र करेंगे, बड़ी से बड़ी महंगी तरीन फ्लाइट में आप सफ़र करेंगे, तो जब आप जीएसटी भरेंगे तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि भाई जो हम बुक करते हैं टिकट प्लेन की, है ना, तो उस पर कितना % जीएसटी होता है? 28% जीएसटी वाले भी प्लेन की टिकट होती है। अगर आप दुबई, अरब एमिरेट से अगर जाते हैं, बिजनेस क्लास होती है वो अल्ट्रा लेवल की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 23 लाख रुपए उसकी टिकट है। तुम सोच रहे होंगे कौन जाता होगा इसमें? है कुछ लोग जाते हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं ना, वो लोग सफर करते हैं, उसमें बाकायदा खाने पीने को उनको सब मिलता है, घर जैसा एक रूम मिलता है सोने के लिए, इवन कि वो अंदर बाथरूम तक होता है कि भाई वहां जाके नहा सके वो। बिल्कुल, अगर इस चीज पे तुमको थोड़ा सा और रिसर्च करना है ना, तो एक टेक्निकल गुरुजी करके एक बंदा है, हाँ, पहचानते हैं ना? हाँ, उसने इस फ्लाइट में सफर किया था, उसी ने बताया था, वही मैंने आपको बताया है, समझे? तो होटल में कोई अशिया आपने खरीदे हैं, उसके ऊपर भी जो है 5% जीएसटी है। 12% किस चीज पर है? घी खरीद रहे हैं आप, या सुर्ख खुश्क मेवे यानी आपका ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता, सब्जियां खरीद रहे हैं, फल वगैरह खरीद रहे हैं, अचार मुरब्बा या जेली अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ना 12% जीएसटी है। मोबाइल खरीद रहे हैं, है ना, मोबाइल अगर कोई नया आया है मार्केट में, वो अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी इतना % जीएसटी आपको मिलेगा, 12%। छपाई के जितने भी काम होते हैं, जैसे शादी के कार्ड छापना या किताबें छपवाना, उस पर भी 12% है। किसी गेस्ट हाउस में रुके हैं, उसकी तामीराती काम में 18% जो जीएसटी होता है वो मार्बल वगैरह में होता है, मार्बल में, ग्रेनाइट में, परफ्यूम्स में। कंप्यूटर का अगर खरीद रहे हैं उस वक्त भी आपको 18% जीएसटी देना होता है। प्रिंटर में, मॉनिटर खरीद रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो देखते हैं आप, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, वो खरीदने पर भी उतना % जीएसटी होता है। कुछ ऐसी खिदमत भी जैसे कि कुरियर सर्विस, कुरियर करना होता है ना, फेडेक्स कंपनी होती है जो तकरीबन 24 घंटे के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तक पहुंचाती है, दूसरे इलाके तक, है ना। फिर उसके बाद सर्कस में अगर कहीं गए हैं आप, है ना, वहाँ के टिकट अगर खरीद रहे हैं,
किसी थिएटर में गए हैं, कोई ड्रामा देखने गए हैं आप, या सिनेमा हॉल में गए हैं फिल्म देखने के लिए, उसका जो टिकट खरीदते हैं आप तो उसमें 18% जीएसटी देना पड़ता है। और 28% जो जीएसटी होता है वो आला शरह का टैक्स होता है, वो आला सतह का। ध्यान से सुनिए, इसको ऐशो आराम टैक्स बोलते हैं, लग्जरी टैक्स बोलते हैं इसको। और ये एसी खरीदना, या आपने देखा होगा पान मसाले का ऐड आता, देखो वो बड़े बड़े उसमें दाने के ऊपर कोटिंग होती है गोल्ड की, वो खाते हैं लोग, वो भी 28% जीएसटी के हिसाब से मिलता है। वॉशिंग मशीन है, कोई तंबाकू है ना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर आईपीएल की टिकटें हैं, है ना, और कोई थीम पार्क गए हैं आप, वाटर किंगडम है या इमेजिका है, इन सब तरफ की जो टिकटें हैं इस पे 28% जीएसटी होता है। इसीलिए इसके रेट जो है ना काफी ज्यादा हाईयर होते हैं। अभी मैंने आपको ये सब बता दिया, अभी आपको इसके बाइफर्केशन पता होने चाहिए। बाइफर्केशन मींस ये किस तरह से तकसीम होते हैं। याद रखिए जीएसटी के दो हिस्से हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, सबको पता होगा। सीजीएसटी जो होता है वो मरकजी हुकूमत के खजाने में जाता है, हमारे मोदी साहब के जेब में, है ना। फिर जो एसजीएसटी होता है वो हमारे रियासती हुकूमत के खजाने में जाता है, याद रखिए। और दोनों का फॉर्मूला सिंपल है, सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 ज़रब जीएसटी, यानी जीएसटी का आधा, है ना। अब बारी आती है, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए अगर लेन देन दो बड़े व्यापारियों के दरमियान में लेन देन अगर हुई है तो उनके लेन देन को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अभी यहां आपके सामने जो इस वक्त देख रहे हैं आप, ये बिल, ये तो एक बंदा जो है दुकान में गया, उसने जो चीज खरीदना थी वो खरीदा और आ गया। तो ये जो बिल है ये B2C है, इसको बिजनेस टू कस्टमर बोलते हैं, B2C कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि उस दुकान का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब लिखा हुआ है। और वो जो दुकानदार है, हर एक दुकानदार का या हर एक रिटेलर का एक GSTIN नंबर होता है। ध्यान से सुनिए, यहां सवाल बनने वाला भी एक, लगातार 3 साल से सवाल बन रहा है GSTIN नंबर पे। GSTIN नंबर जो होता है ये किसी व्यापारी का होता है, होलसेलर का होता है या मैन्युफैक्चरर का होता है। इस GSTIN नंबर में कितने डिजिट होते हैं? वेरी गुड, 15 डिजिट होते हैं। इसमें पैन नंबर कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10 पैन नंबर होते हैं। याद रखिए, इसमें जो स्टार्टिंग में जो आप 2 डिजिट देख रहे हैं, जो आपके पेज नंबर 82 पर बना हुआ है, GSTIN नंबर में जो पहले 27 लिखा हुआ है, ये हमारे स्टेट का कोड है, महाराष्ट्र का। अभी मैं हाल फिलहाल में जो है मैं हैदराबाद गया था, वहां पर जो चीज हमने वहां से कुछ खरीदी तो दुकान का GSTIN नंबर लिखा था, उस पर स्टेट कोड था, वहां 31 था, उधर का स्टेट कोड 31। तो ऐसे हर स्टेट का कोड अलग अलग है, हर स्टेट का कोड क्या है? अलग अलग है। तो याद रखिए, इसमें सवाल आपको बन सकता है। अब अगर आप इस बिल को गौर से देखेंगे, यहां पर देखो एक HSN कोड नजर आ रहा है, आप अपनी किताब में देखना, इतने हिस्से में बैठने वाले जितने बच्चे हैं वो जरा किताब में देखेंगे, पेज नंबर 82 पर, यहां पर जो बिल आप देख रहे हैं वहां HSN कोड है, HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। एक सेफ्टी पिन से लेकर एरोप्लेन के पुर्जे तक, हर एक पुर्जे का, हर एक पार्ट का एक कोड होता है। दुकान में मिलने वाले एक लड्डू से लेकर मॉल में मिलने वाले वटानों तक सबका एक कोड है, HSN कोड है। यहां देख सकते हैं आप, देखो जब आप काउंटर पे जाते हैं, जब बिल बनता है तो एक बंदूक जैसी चीज होती है उसके पास, उसमें से ना एक रेज निकलती है रेड कलर की या ग्रीन कलर की, वो प्रोडक्ट उठाता है, टी ऐसा हो जाता है, तो वहां पर एंट्री हो जाती है, वो कोड को पढ़ता है, तो वो कोड पे ये नंबर लिखा होता है, HSN कोड, कि भाई बंदे ने खरीदा क्या है और उसका रेट कितना है, और जितने पैकेट खरीदा होगा उतने पूरे पैकेट को उसमें रेस के सामने लाना पड़ता है, तो वो टोटल होता है वो। तो इस तरह से इन्होंने पेड़े खरीदे हैं, देखो वो बंदे ने पेड़े खरीदा है, उसका कोड देखो क्या है, 210690। अब पेड़े शायद वो पैकेट में बंद होंगे और पैकेट के ऊपर है ना QR कोड लगा होगा, वही HSN कोड होता है। अब यहां आप देख रहे हैं पेड़े का जो रेट है वो 400 रुपए किलो है। अब इन्होंने कितना खरीदा, तो क्वांटिटी है। याद रखिए, एग्जाम में अगर आपको ऐसा टेबल बनाने के लिए आया ना तो इंग्लिश में ही बनाएंगे, उर्दू में नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिल इंग्लिश में ही होता है, बिल जो है इंग्लिश में ही होता है, उर्दू में नहीं होता।
है ना? नहीं तो आप सोचेंगे सर हम लोग तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग तो उर्दू में बनाएंगे। तो मालूम पड़ा वहाँ पे भी ना HSN कोड को ना ऐसा H अलीफ ये चे H S A अलीफ ये सीन S, ऐसा मत करना, जगह कम पड़ती है ना। याद रखिए 11 कॉलम बनते हैं इसमें। कितने कॉलम बनते हैं? देखो पहले सीरियल नंबर 1, HSN कोड 2, नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्योंकि नाम भी लिखना पड़ेगा ना, ये 3, फिर रेट का कॉलम 4, फिर क्वांटिटी का कॉलम 5, फिर उसकी जो काबिल टैक्स कीमत वाला कॉलम है वो है 6, CGST SGST के 2-2 कॉलम और उसमें भी 2-2 है, तो ये 4 ही हो गए, 6 4 10 हो गए और आखिर वाला टोटल यानी 11। कुल मिला के 11 कॉलम होते हैं। तो B2C वाला टेबल आपको बनाने आना चाहिए क्योंकि 2023 मार्च में एक सवाल आया था जिसमें आपकी किताब का ही सवाल है, वो 4.3 का आखिरी सवाल नंबर 6 और 7 में से आया था, जिसमें बैटरी या क्या मंगाया, जिक्सॉ पजल मंगाया वो बच्चे ने या आदमी ने, तो उसको टैक्स इनवॉइस में दिखाना है, यानी टेबल में इसमें दिखाना है। दिखाया क्या हुआ? सैरशुदा हो गया क्या सर? सैरशुदा कहीं सुना सा लग रहा है, साइंस 1 में पढ़े थे हम लोग ने, सबक नंबर 9 में है ना, कार्बनी मुरक्कबात में आए। सुनिए, सैरशुदा हो जाना का मतलब होता है कि आप जो है ना सैचुरेटेड हो गए, यानी जब आप देखा जाए तो लगातार आप लोग बैठे हैं ना थोड़ा सा, तो जरा ध्यान से सुनिए, हो सकता है थोड़ा सा माहौल यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा उसको गर्म कर देते हैं। देखिए भाई, मानता हूँ मैं, आपके सब्र को सलाम है, अपने संडे को कुर्बान करके आप अपने घरों से यहाँ आए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो मैं तो आपको दुआ दूंगा, मैं आप तमाम तुलबा और तालिबात को मैं दुआ ये देता हूँ कि आपने जो कोशिशें ना, अल्लाह ताला को ये नज़र आ रही है आपकी मेहनत, आपकी जज्बे को सलाम है कि आप अपने जो है ठंडी के मौसम में नींद को छोड़कर 8 बजे यहाँ हाजिर रहने के लिए सुबह 7 बजे आप अपने घर से निकले होंगे, निकले ना? सॉरी, ठीक है, 6 बजे निकले, 6 बजे निकले तो फजर पड़ेगा नहीं? 6 वैसे मकामी लिहाज से जो है हर मकाम की नमाज अलग अलग टाइम पर होती है। हमारे यहाँ 6:40 की जमात है सुबह फजर की, है ना? हाँ, अंधेरी, हाँ, तुम्हारे यहाँ अलग टाइम है क्या? 1 मिनट बेटा, सुनो बेटा, सुनो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने जज्बे के साथ, पूरे लगन के साथ आप आए हैं, तो कोशिश करो कि थोड़ा सब्र तहम्मुल से बैठो, क्योंकि आप जो इस वक्त जो अभी मुझसे हासिल कर रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेपर में मौजूद हैं बोर्ड इम्तिहान में। जब हम 10वीं में पढ़ते थे ऐसे सेशंस नहीं होते थे, हम तो देख भी नहीं पाते थे कि भाई पेपर कैसा रहने वाला है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आपके पास वो ज़राए भी मौजूद है कि जहाँ से आप पेपर भी पहले हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि पेपर दिखता कैसे है, वो आप ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा बस सब्र और इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह अभी आपका है ना बेसिक चीज़ यहाँ कवर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, बढ़ो आगे। हाँ, कोशिश कीजिए कि जरा बात ना करें। हाँ, देखिए बेटा, क्वांटिटी में जो भी आपको सवाल में दिया रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी मिकदार कितनी ली है आपने। भले ही उसका रेट अगर 400 किलोग्राम है तो उस बंदे ने, जो खरीदार है, उसने कितने ग्राम या कितने किलो का लिया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और ये उसकी टैक्सेबल अमाउंट होती है, यानी फी किलोग्राम कितने का है जो भी चीज़ वो खरीद रहा है, तो यहाँ आपको बतानी पड़ेगी। इसका भी टोटल आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट में टोटल का कॉलम आता है, देखिए। और आपको ना यही टेबल जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही टेबल बोर्ड इम्तिहान में बाकायदा प्रिंट होके आ गया सवाल नंबर 3 के ए में। कहाँ गया? सवाल नंबर 3 के ए में, और 3 मार्क्स का था। बच्चे इतने खुश हो गए कि इसमें से देखकर ही लिखना था। और जो मिकदार देखो यहाँ पर जीएसटी की या सीजीएसटी की लिखी हुई है, यहाँ पर है ना ब्लैंक रहेगी, तो जो यहाँ रहेगा उतना ही लिखना रहेगा ना यहाँ पर। कितना आसान रहता है ये।
यहां जो टोटल इसका निकाला गया है वही टोटल इसका भी है, बस दोनों को टोटल करके आखिर में लिख देना है। 6 बॉक्स भरने थे, कितने? 6 बॉक्स भरने थे और 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो टेबल इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आने वाला है। एक और टेबल है आपकी किताब के अंदर, अगर आपके पास किताब इस वक्त मौजूद है तो देखो आपके पेज नंबर पे ना 83 पर है, ये देखो पेज नंबर 83 निकाले, पेज नंबर 83 पे देखो यहाँ पे एक टेबल नजर आ रहा है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 3 में ए में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, एक्टिविटी में आने ही वाला ये। चलिए देखिए ये कॉलम है, वो नजर आया। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर क्या आएगा। देखो यहां 2.5% लिखा है, तो यहां क्या आएगा? 10 रुपए का 2.5% कितना होता है? देखो यहां लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, 10 रुपए का 2.5% 8 आना लिखा हुआ उधर पे 50 पैसे, तो यहां पर भी वही आएगा। तो जाहिर सी बात है इसको टोटल करना पड़ेगा। तो 20 रुपए में 2.5% और 2.5% कितना हो गया? 5% हो गया। तो 50 पैसे 50 पैसे टोटल कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। तो 20 रुपए पे 1 रुपया और बढ़ा दो, तो यहां पर एक और कॉलम बनेगा, जो कि इस किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कॉलम नहीं बना हुआ था, आपको वहां पेंसिल से बनाना पड़ेगा कोने में टोटल वाला। तो यहां टोटल 21 रुपये आएगा इधर पे। फिर उस जो है बंदे ने, जिसने एक होटल में बैठ के खाना खाया है, तो उसने मसाला चाय पिया था, एक पिया था जिसकी कीमत 10 रुपए थी, उस पर भी 2.5% था, तो 2.5% यहां लिखेंगे। 10 रुपए का 2.5% कितना होता है वो आप काउंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज हल करने आता होगा। ये 10 रुपये है, इस पर 2.5% यानी 0.25%, 2.5% ना, हाँ 2.5%, 2.5%। कैसे हल करते हैं इसको? 10 ज़रब 2.5/100। परसेंटेज का मतलब होता है नसब नुमा में 100। ऊपर लिखूं, देखिए ए बेटा पूरी तवज्जो के साथ देखो, हाँ बिल्कुल भी बात मत करो, वरना ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त। 10 रुपए का 2.5% यानी 2.5%। 2.5% का मतलब होता है 2.5/100। अब बच्चे ना बोलेंगे सर ये हल करने नहीं आता, बहुत से बच्चे हैं जिनको हल करना नहीं आता, 100 से कैसे तकसीम करेंगे? कोई जरूरत नहीं है तकसीम करने की। सुनो सुनो सुनो, याद रखिए पॉइंट शिफ्ट का मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर ये अदद देख रहे हैं 2.5, इसमें एक अदद के बाद नुक्ता है ना, अशारिया है, तो ये जब 10 से ज़रब होगा तो ये अशारिया एक अदद आगे खसक जाएगा, यानी वहां खसकेगा, तो 2.5 से वो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 25 हो गया, लेकिन नसब नुमा में 100 है, तो याद रखिए जब नसब नुमा में 10 हो या 100 हो तो अशारिया इस तरफ आता है, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में आएगा आपके, तो ये 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 यानी 25 पैसे, यानी 4 आना, जो कि बंद हो चुका है। समझ रहे हैं? ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या आएगा? कितना आएगा यहां पर? 0.25, तो यहां पर भी वही आएगा। तो 0.25 कितना हो गया? 50 पैसा, 8 आना हो गया। तो आखिरी कॉलम में जो आप बनाएंगे वहां 8 आना लिखेंगे। तो 8 आने में 10 रुपए जोड़ देना, तो कितने हो गए? 10.5 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे हुए। वैसे तो ये छोटे छोटे जो सिंपल चीजें हैं ना, बेसिक चीजें, ये आना चाहिए। बहुत से बच्चों को ना ये पॉइंट शिफ्ट वाली चीजें आती नहीं है, इसीलिए मैंने बताया। आगे देखेंगे इस तरह से फिर आप टोटल करेंगे। ये टेबल आपको बोर्ड इम्तिहान में आने ही वाला है। अब बारी आती है शेयर्स की। क्या आती है? शेयर्स। शेयर्स पढ़े होंगे ना आपने? कहां सुने शेयर्स के बारे में? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट दिखता कैसा शेयर? जंगल वाला शेर, जंगल वाला शेर। फिर सुनिए, अगर आप लोग थोड़ा सा खामोश रहेंगे ना तो मुझे बोलने जरा आसानी होगी। ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपनी जब बनती है,
सुनिए प्लीज, ये बेटा सुनो, कोई भी कंपनी जब बनती है या कंपनी को जब बनाना होता है तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो पैसे लोगों से ही निकलवाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अब लोगों से कैसे निकलवाए जाते हैं पैसे, देखिए। कंपनी जो है ना अपने शेयर्स का आईपीओ करती है। क्या करती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, यानी उसका प्रोडक्ट। अभी मान लीजिए ये मेरे पास है ना एक प्रेजेंटर है, ये प्रेजेंटर है, ये रिमोट एक तरह से। ये किसी कंपनी का, इसका नाम है देखो लॉजिटेक, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर कंपनी है। इसके भी जो शेयर्स है काफ़ी आसमान पे जा रहे हैं, यानी इसके प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अगर आपने इस कंपनी में हिस्सेदारी कर ली, यानी पैसे दे दिए और उसके शेयर्स खरीद लिए, तो शेयर्स है ना एक गैर मरई चीज़ है जिसको आप छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो। समझ रहे हैं? वो एक है ना एक फॉर्म के जरिए मिलता है आपको। एक आपका रिजल्ट कैसे होता है, वैसे एक फॉर्म की शक्ल का होता है और उसके ऊपर है ना कीमतें लिखी होती है। ऐसा पेज जैसा होता है, उस पर लिखा होता है फेस वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। अब आप बोलेंगे फेस वैल्यू क्या होता है? मिसाल के तौर पर देखो, मिसाल के तौर पर ये जो लॉजिटेक मेरे पास जो प्रेजेंटर है, इसका पैकेट मैंने अभी खोला यहाँ पर आके, उसके ऊपर ना एमआरपी प्राइस लिखा था। वो उसका मार्केट प्राइस था, मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, फेस वैल्यू है, छपी हुई कीमत है उस पर, है ना, दर्शनी कीमत है। समझ रहे हैं? लेकिन इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, लोगों ने इतना उसको खरीदा, उतना मशहूर हो गया वो कि उसका रेट बढ़ गया। तो वो क्या हो गया? बाजार भाव हो गया। याद रखिए, किसी भी शेयर की दर्शनी कीमत और बाजार भाव पर उसका मामला डिपेंड करता है कि वो आसमान पे जा रहा है या जमीन पे जा रहा है। तो आपके सामने एक जदौल दी गई है जो पेपर में आने वाली है, कंफर्म। इसको टिक कर लीजिए आप। मान लीजिए अगर किसी शेयर की दर्शनी कीमत अगर 10 रुपए है, देखिए दर्शनी कीमत अगर 10 रुपए है और उसके ऊपर 7 रुपए जायद कीमत, यानी बढ़ रही है कीमत, तो 10 में 17 जमा कर दो, कितना हो गया? तो क्या मालूम हो गया? वेरी गुड। याद रखिए कि दर्शनी कीमत में जब प्रीमियम अमाउंट यानी जायद कीमत बढ़ाई जाती है, जो जमा की जाती है, तो बाजार भाव बनता है, जिसे हम एमवी मार्केट वैल्यू कहते हैं। और अगर देखो यहां पर दर्शनी कीमत 25 है और बाजार भाव 16 है, यानी कितना कम है? 9 रुपए कम है। यानी ये कंपनी का जो शेयर है खरीद रहे नहीं लोग, यानी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी शेयर की कीमत क्या हो गई? कम कीमत। क्या बोलेंगे आप? तखफीफ कीमत या कम कीमत? तखफीफ कीमत या कम कीमत लिखेंगे यहां पर। कंफर्म ये टेबल आने वाला है बोर्ड इम्तिहान में, गारंटीड। इसको टिक कर लें आप, ये आने वाली चीजें। मैं आप जो भी स्लाइड मैंने जो बनाया है यहां पर, वो बिल्कुल वैसे ही बनाया है कि आपको एग्जाम में सवाल सब नजर आएंगे, भले ही नंबर बदल जाएंगे, लेकिन टाइप्स ये रहने वाले हैं। आगे देखें, अब यह देखो हम कीमत बोला है, तो जब बाजार भाव 5 रुपए तो फेस वैल्यू भी, ये चीज आपने पढ़े, यानी आपको 2-3 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स के लिए टेबल आएगी। देखिए मैं इस चीज में और आगे जाता हूं। अभी वो डायरेक्ट 5वां सबक का आ गया। देखो सबक नंबर 4 में यानी माशी मंसूबाबंदी में एक चीज और आती है। आपकी किताब में ना एक घड़ी की मिसाल वाले, देखिए बेटा सुनिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप सुन रहे हैं, इसमें मैं आपको है ना इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है समझा रहा हूं मैं। आईटीसी आपने सुना होगा। जब कोई बड़ा व्यापारी या रिटेलर जब सामान खरीदता है तो खरीदते वक्त टैक्स देता है ना। तो जो टैक्स देता है खरीदते वक्त उसको आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाल इस पे आने वाला है पेपर में कंफर्म। और समझ लीजिए कि भाई वो रिटेलर ने सामान बड़े व्यापारी से खरीद के अपने इलाके में लेकर आया और अपनी दुकान के जरिए उस प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमा रहा है। तो जो बेच के जो वसूल किया जाता है टैक्स, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इसलिए उसको ओटी बता रहा हूं मैं, ओटी शॉर्ट फॉर्म में, आउटपुट टैक्स। तो
अदा करदा जीएसटी कैसे मालूम होता है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो अदा करदा जीएसटी पता चल जाता है। याद रहेगा? तो इस सबक से इतना इंपॉर्टेंट है जो तुमको करना ही करना है। एक और चीज थी जो तुमको बताना थी, वो है डिविडेंड। कंपनी में अगर जब पैसा लगाते हैं या शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी क्या करती है? हमको मुनाफा देती है। क्या देती है? तो मुनाफा मालूम करने के लिए आपको फेस वैल्यू पे यानी दर्शनी कीमत पर रेट ऑफ डिविडेंड यानी मुनाफे की शरह लगाई जाती है। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में सवाल आता है कि अगर किसी शेयर की दर्शनी कीमत पर 20% मुनाफा अगर दिया गया है तो उसका मुनाफा क्या होगा? तो आपको उसकी दर्शनी कीमत पर जो है मुनाफे की जो शरह है वो लगा देनी है। जो नंबर आएगा आपका आंसर होगा। इसी तरह से जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदने जाते हो तो कंपनी का ऐसे दरवाजे पे शेयर नहीं बिकते, वहां पर उस शख्स से मिलना पड़ता है जिसको पता है कि कौन अपना शेयर बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। उसे ब्रोकर कहते हैं, दलाल। तो दलाल जो है ना वो शेयर दिलाने, बिकवाने, बेचने के लिए कुछ अपना अमाउंट लेता है, उसको दलाली की शरह कहते हैं। और याद रखिए दलाली की जो शरह होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव पर ही लगाया जाता है। याद रखना, इस पे सवाल बन चुका है ऑलरेडी कि अगर एक शेयर का बाजार भाव 10 रुपए है और उसमें दलाली की शरह 0.1% है तो दलाली कितने रुपए हुई? तो आपको 0.1% 10 रुपए पे लगाना होगा। तो 1 रुपया होता है वो, है ना? 1 रुपया होता है, कितना होता है? मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, जैसे यहां करके दिखाया ना मैंने, ऐसे करना है। तो 0.1% 10 से जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना? और 1 को अगर 100 से अगर तकसीम करेंगे तो 0.01% हो जाता है, 0.01 रुपीज हो जाता है वो, 0.01, क्योंकि 2 अदद पीछे खसकता है। याद रखिए, यहां बताया था मैंने, देखो इधर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, यही इसमें याद रखनी है इस चैप्टर में। किसमें? माशी मनसूबाबंदी में। जो मैंने आपको बताया इन तमाम नुकात पर सवालात बनेंगे। अब आखिर में जो आखिरी जो सवाल है, मतलब एक आखिरी टॉपिक हमारा रह जाता है, वो है हमारा शुमारियात। इसमें से आप मफरूजा मियानी की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, एक कॉलम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा मियानियाँ मालूम कीजिए मफरूजा मियानिया तरीके से। एक शॉर्ट, अभी हमारे पास देखो टाइम बेटा कम है, थोड़ा सा तवज्जो देंगे आप। एक सवाल लेके मैं आपको बता देता हूं मैं कि किस तरह से आप करेंगे। देखो बेटा, ध्यान देंगे बेटा। एक सवाल निकालना, शुमारियत। एक सवाल देखो बेटा, चलो पेज नंबर अगर 138 आप देखते हैं आपकी दरसी किताब का। देखो बेटा सुनिए, आपकी दरसी किताब का अगर पेज नंबर 138 देखते हैं तो पहला ही सवाल है जिसमें मियानिया मालूम करने के लिए बोला है, लेकिन उसने रास्त तरीके से मालूम करने के लिए बोला है। लेकिन हम किससे करेंगे? वो तरीके से जो पेपर में आने वाला है। पेपर में आने वाला है मफरूजा मियानिया तरीका। 5 कॉलम वाला तरीका है बेटा। वो कितने कॉलम वाला? 2 कॉलम तो आपको सवाल में ही दिए गए रहते हैं। एक होता है जमात का, दूसरा होता है ताद्दुद का, है ना, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। अगला कॉलम जो बनता है वो वस्ते जमात का बनता है। ध्यान से सुनिए बेटा, आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों को शायद सुनाई ना दे पीछे, या दिखाई ना दे। सुनाई तो दे ही रहा होगा, लेकिन कैसा है कि दिखाई नहीं दे रहा तो आप सुन सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं। ये जो अगला कॉलम होता है वस्ते जमात का, ये आप सबको पता है, जमात की निचलियत और ऊपरियत दोनों को जमा करते हैं, 2 से तकसीम करते हैं, जो नंबर आता है वो यहाँ लिखते हैं। अब देखो 0 और 2 जमा करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? अब अगर आप यहाँ देख लेंगे जमात में कितने गैप है? 2 गैप है, 2 का गैप है ना। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो 2 का गैप लेके लिखते जाओ। समझ में आया? अगला कॉलम है, अब जाहिर सी बात है हम मफरूजा मियानिया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, यानी DI वाला कॉलम होता है ये, और ये बनता है XI माइनस A से। किससे बनता है? XI माइनस A। अब आप बोलेंगे XI तो सर ये होता है, A कौन है?
ए होता है एक ऐसा अज्यूम नंबर जो इसमें से आपको चुनना होता है। अब मुझे मालूम है आप क्या करेंगे, ये लेंगे ना। मेरी बात सुने, बीच वाला नंबर नहीं लेना। कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेने का? देखो भाई, हमारी किताब में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको ए यही लेना है, आप ये भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, जितना नीचे वाला नंबर रहेंगे उतने माइनस में नंबर आएंगे आपके, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जमा करना है नफी करना है। तो आप क्या करेंगे, ए इसको लेंगे, ये ए होगा आपका। तो जब एक में से एक माइनस होगा तो क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना इजीली आ गया। अगला कॉलम जो बनेगा वो एफ आई इंटू डी आई का बनेगा, जो इन दोनों कॉलम के मल्टीप्लाई से बनेगा। तो 7 इंटू 0 18 2 जा 36। 18 तो नहीं 36 ही होते ना, 18 तो नहीं 36 होते ना, गलत तो नहीं बोला। 12 चौक, अल्लाह का शुक्र है। चलो 10 छंग 60, 3 अठे। अब तो मालूम है ना इसका टोटल अपॉन इसका टोटल, तो आपको डी बार मालूम होगा। फिर डी बार में जो ए आप ऐड कर देंगे तो एक्स बार मालूम हो जाएगा। तो ये सवाल मफरूजा मियानिया आपको इम्तिहान में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन हमने लिया, जब से लेके आप अब तक आप जो है बड़े सब्र तअम्मुल के साथ मुझे सुन रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको पर्चे में आपके बोर्ड इम्तिहान में नज़र आने वाली है। बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना, एकदम नॉर्मल फील करना और बड़े ठंडे दिमाग से उसको हल करने की कोशिश करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चंद ऐलानात है जो आपको बगौर समाअत करने हैं। अजीज़ बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के 2 सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं, अंग्रेज़ी और अलजिब्रा। उसके बाद ज्योमेट्री और मराठी के 2 सेशन होने बाकी है।